साथियों नमस्कार। प्यारा हरियाणा टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाना जाता है और इनकी पहचान इनके बेटे से है। आपने सुना होगा यशस्वी बलारा वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से उनकी पहचान है और उन्होंने 7 साल की उम्र में ऐसे करिश्मे कर दिखाए थे जिनकी वजह से उनको वंडर किड ऑफ इंडिया का खिताब से जाना जाता है। और डॉक्टर साहब पहले पेरेंटिंग कोच भी हैं, काउंसलर भी हैं, चंडीगढ़ में बैठते हैं और बहुत सी खूबियां हैं डॉक्टर साहब में, वो सारी मैं नहीं बता सकता। इनके मुंह से ही सुनेंगे हम। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या क्या, और ये आजकल एजुकेशन पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिससे, और ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे कि जिसमें 100% रोजगार की गारंटी है। तो बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे समाज और देश के लिए ये एक अहम जानकारी है। साथियों, हम बात करते हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी कड़क सिंह। तो डॉक्टर साहब पेरेंटिंग कोच का क्या मतलब है, पहले तो आप यही बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं बहुत अरसे से काम कर रहा था एजुकेशन के ऊपर, और शिक्षा पे काम करते हुए मैंने बहुत से लोगों को देखा कि मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी पढ़ाया, 11वीं 12वीं से लेकर के और प्राइमरी लेवल तक पढ़ाया। तो मैं एक प्राइमरी टीचर भी रहा सरकारी स्कूल के अंदर। तो मैं जब कॉलेज से लेकर के और नीचे लेवल तक जब मैं आया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने ये सोचा, मैं आया था इसलिए ये देखने के लिए कि यार कॉलेज का बच्चा अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो क्या वो समाज के लिए अगर इतना अवेयर नहीं है तो क्या ये प्रॉब्लम 11वीं 12वीं से खत्म शुरू होती है। जब 11वीं 12वीं को पढ़ाया तो लगा कि नीचे से ही खराब होके आया है, जब देखा तो नीचे से ही खराब हो गया। जब प्राइमरी लेवल पे जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूँ कि तो पेरेंट के लेवल पे गई हुई है प्रॉब्लम, कि पेरेंट्स को ही नहीं पता कि उनको अपने स्कूल से क्या मांगना है अपने बच्चे के लिए। अच्छा, भाई माँ बाप क्या कर रहा है आज के टाइम पे कि वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा है। इसका कसूरवार, इसका मतलब पेरेंट्स है। पेरेंट नहीं कसूरवार है। असल में देखिए, ये गलती किसकी है? जो आदमी ऊपर होता है हमेशा गलती उसकी होती है। परिवार में अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमारे समाज का एक तरीका रहता है कि हम उसके मुखिया से जाके शिकायत करते हैं, क्योंकि मुखिया ही रिस्पॉन्सिबल है उसके परिवार के बिहेवियर का। तो या तो टीचर जिम्मेदार है, या नेता जिम्मेदार है, या सीएम जिम्मेदार है, या पीएम, मतलब ऊपर वाला आदमी जिम्मेदार होता है। मैं ये मानता हूं कि अगर कहीं क्लर्क अगर कोई रिश्वतखोरी का काम कर रहा है तो उस हेड का जो डिपार्टमेंट का हेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पुलिस वाला अगर रिश्वत खा रहा है तो इसका मतलब है वो आला अधिकारी जिम्मेदार है, जो यानी कि उसका होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है उसकी। असल में जिम्मेदार नीचे वाला नहीं होता है, क्योंकि अफसर की जानकारी के बिना नीचे का आदमी भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। इसीलिए परिवार का कोई भी सदस्य परिवार के मुखिया के बिना गलत काम नहीं कर सकता। तो जब मैं परिवार के मुखिया से मिलता हूं और उसको बताता हूं कि इस तरह का एक सिस्टम, हमें इस तरह काम करना चाहिए और हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, तो मुखिया बेसिकली क्या कह रहा है कि जी हम तो पैसे दे सकते हैं, हम तो जी खर्चा कर सकते हैं, हमने तो जी स्कूल में दाखिला करवा दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। मतलब वो बेसिकली अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैंने एमएलए चुन लिया तो मेरा काम हो गया, मैंने जिला पार्षद चुन लिया और सरपंच चुन लिया और टीचर चुन लिया, स्कूल चुन लिया, तो मेरा काम हो गया, और वो आगे पार्टिसिपेशन अपनी बंद कर देता है। असल में डॉक्टर साहब भाग नहीं रहा, उसको नॉलेज ही मेरे ख्याल से इतना जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो भाग इसलिए रहा है, वो भाग रहा है, और उसको जो जगाने का काम जिसका था, यानी कि टीचर का था या उसके नेता का था या समाज के जो बुद्धिजीवी लोग जिनको हम कहते हैं उनका था, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के उनको छोड़ करके अकेला छोड़ दिया। और फिर मैंने देखा कि असल में हमारे यहाँ पर
आप देखिए गाय भैंस पालने के लिए बड़ा इतना बड़ा इंडस्ट्री है और सिखाते हैं बकायदा। पशु पालन सिखाते हैं, घोड़ा पालन सिखाते हैं, मछली पालन सिखाते हैं, कुत्ता पालन सिखाते हैं, सुअर पालन सिखाते हैं, इंसान पालन नहीं सिखाते। कमाल की बात है कि इंसान के बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। आपका बच्चा जो आया है उसको कुदरत ने कितना अल्टीमेट बनाया है। आपके बच्चे को कुदरत ने कोई स्पेशल गिफ्ट दे के भेजा है कि उसका कुछ काम है यहाँ आने के बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुदरत ने जिसको बना दिया वो व्यर्थ हो। लेकिन समाज के 99% जो यूथ है उसको बेरोजगार और बेकार की तरह ट्रीट किया जाता है। ये देख करके मुझे बड़ा दुख होता है और दुख हुआ उस वक्त। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अपना काम, मैं एक्चुअली माँ बाप को पेरेंटिंग सिखाऊंगा। मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि तुम्हें बच्चों को किस तरह परवरिश करनी चाहिए और समाज को, बच्चों को कैसे तैयार करें कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो समाज को वापस रिटर्न बैक करे अपनी जो भी उसका टैलेंट है। तो इस सिलसिले में जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया तो लोगों ने सबसे पहले मुझे यही कहा कि तेरे घर में बच्चा पैदा होगा ना तब देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बच्चों का नहीं पता तेरे को कैसे करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मेरे घर में होगा तो तब देख लेंगे। अब क्योंकि उस दौर की बात जब मैं बताऊं आपको कि 2006-7 में उस टाइम लोगों को ना नंबरों की बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, जैसे आज भी लगी हुई है कंपटीशन। आज फिर भी मतलब थोड़ा सा लोगों को पता लग गया कि 100 नंबर किसी के भी आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे नंबरों के लिए दौड़ बहुत फास्ट थी। तो अब उनकी भाषा में समझाऊं अगर मैं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना हुआ है तो वो किसी भी हालत में सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब वो नहीं सुनने को तैयार है तो फिर उसके बाद मैंने जब उनको समझाया कि भाई तुम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करो, कहते जी हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, आपने बताओ इसके नंबर कितने आ जाएंगे, नंबर गणे क्यों करा, नंबर ज्यादा कैसे आए। तो अब फिर मुझे उनकी भाषा में समझाने के लिए मुझे नंबरों के लिए भी थोड़ा काम करना पड़ा। और फिर मैंने एक मतलब मेरा जैसे पढ़ाने का प्रोफेशन था तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था और इसी दिशा में काम करते हुए मैंने फिर जब उन लोगों ने मेरे को चैलेंज दिया कि तुम्हारे बच्चे पे जब तुम काम करोगे तो मुझे पता चलेगा। तो मेरे बच्चे, जब मेरा बच्चा हुआ और उसके बाद जब वो थोड़ा लर्निंग में थोड़ा बचपन में स्लो था क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी उसकी और हेल्थ भी थोड़ी सी उसकी वीक रहती थी। तो लेकिन जब उसके 3 साल का होने के बाद मैंने उसके ऊपर टाइम लगाना शुरू किया और 2-2.5 साल का जब मतलब बहुत स्लो जब देखा कि अभी ये उस लेवल पे मतलब जहाँ इसके साथ वाले बच्चों की एक्टिविटीज ये होनी चाहिए थी, बट एनी हाउ मैंने उसके ऊपर टाइम लगाना शुरू किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल की उम्र में मेरे बेटे ने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया और वो इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। वाह जी वाह। जब उसकी क्लास के बच्चों को मतलब गिनती आती थी 100 तक, तब मेरे बच्चे को 100 तक पहाड़े आते थे 5 साल की उम्र में, मतलब पहली क्लास में था वो जब। और उस बच्चे ने रामायण, महाभारत, एनाटॉमी, यूनिवर्स के बारे में 5 साल की उम्र में मतलब नॉलेज गेन कर लिया था। और 7 साल की उम्र में वो स्टेट चैंपियन था स्केटिंग का, अच्छा। स्टेट चैंपियन था चेस का, और उसके 7 साल की उम्र में उसने 10वीं तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करके रख दिया था विद 95% स्कोर। 7 साल की उम्र में जब वो दूसरी क्लास तक का, हाँ, जब वो दूसरी में पढ़ता था। तो वो करके अब बताओ पापा क्या करना है मुझे, तो फिर हम उसको, क्योंकि रीडिंग की हैबिट उसे खूब अच्छी थी, तो आज भी जैसे वो क्लास 10th में अब पढ़ रहा है वो, मतलब मैंने उसकी स्किप नहीं करवाई, मैंने उसको उसकी क्लास की उम्र के बच्चों के साथ रखा और बहुत मजे से, जैसे कई लोगों को ये लगता था कि ये बहुत प्रेशराइज कर रहा है देवेंद्र तो अपने बच्चे को, जब वो मिलते थे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे देवेश चरण, वो अब नहीं रहे दुनिया में। देवेश मेरी किताब लिख रहे थे इंग्लिश में पेरेंटिंग एंड एजुकेशन के ऊपर, जो अभी चल रही है। तो देवेश को मैं दिल्ली से लेकर आया अपने साथ, मैंने उसे कहा कि देखो तुम मेरे लिए किताब तब लिख सकते हो क्योंकि विचार मेरे हैं, तुम्हें तो शब्द देने हैं, मेरे पास शब्दावली वो नहीं है क्योंकि मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ। तो देवेश को जब मैंने बोला कि आप पहले मेरे साथ मेरे घर रहो और मेरे बच्चे की परवरिश करते हुए देखो, फिर मुझे आप पढ़ाते हुए देखो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि मैं समाज को क्या देना चाहता हूँ, तभी तो काम बढ़ेगा। तो मेरे जो थॉट है मेरी किताब के अंदर वो दिखने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो जब वो 4 दिन के लिए मेरे साथ रहे और 4 दिन के बाद जब उनको वापस छोड़ने जा रहा था, तो विचारों में बात करते हुए उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि देवेंद्र मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी और बड़ी अद्भुत भी लगी। मैंने कहा क्या था? कहते आप एक अच्छे पेरेंट की तरह अपने बच्चे को कभी नहीं टोकते,
वो कब उठ रहा है, कब सो रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। क्योंकि मैंने अपने बच्चे को कभी आज तक उठने के लिए भी नहीं बोला। मैं अच्छा। उससे पूछता हूँ, मतलब उससे मैं पूछता हूँ उठना है, उठ के वो सबसे पहले मुझसे ये पूछता है फिर क्या करना है उठ के। मैं कहा आपका जो मन करेगा, खेलने जाना है। जब उसको जो सबसे ज्यादा फेवरेट काम था, मैं उसको उठने के लिए वो देता था सबसे पहले। अच्छा। तो वो फेवरेट काम के लिए वो 4 बजे भी उठ लेता था, 5 बजे भी उठ लेता था, जितने बजे कहूं उतने बजे उठ लेता था। भाई तेरे को वही करना है जो तेरे को अच्छा लगेगा, तो उसीलिए वो करता था। अब उसका इंटरेस्ट चीजों के अंदर डेवलप करने के लिए मैंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, और इसीलिए अब उसके क्या थे, इंग्लिश, मैथ, साइबर और साइंस, चारों ओलंपियाड में 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर, बिना एक अक्षर पढ़े बच्चा, बिना कोई तैयारी के। और 5वें साल में वो बच्चा मुझे खुद कहता है, पापा मैं 2 क्वेश्चन छोड़ आया। मैंने कहा क्यों भाई, एडवांस में पेपर में। मैंने कहा क्यों, कहता है एक्चुअली ना मैंने ये सोचा कि यार सारे गोल्ड मेडल मैं ही ले लूंगा तो बाकी बच्चे क्या लेंगे। देखो भाई कितने जबरदस्त, मतलब मैंने उसको त्याग की भावना कहेंगे हम बच्चे की। मैंने तो बल्कि गाड़ी रोक के, मेरी आंखों में पानी था और मैंने उसको हक करके मैंने उसे बोला था कि बेटा आज के बाद तू सारे कंपटीशनों से पार है, आज के बाद तुझे किसी कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे ये बात तेरे बड़ा होने पे तुझे सिखाने वाला था कि देयर शुड बी अ स्पेस फॉर एवरीवन, और तू सारे ही गोल्ड लेके, सारे ही मेडल तेरे, जिस मर्जी स्कूल के अंदर कोई भी कंपटीशन है, यशस्वी मैं, ये इसमें कौन जाएगा मैं, इसमें कौन जाएगा मैं। तो मैम भी बल्कि उसको बोल देती थी कई बार, कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज, मेरे को बोल देता। मैं कहा क्यों, कहता मैम मेरे को कुछ पूछती नहीं, कहती तेरे को तो सब पता है, यशस्वी को छोड़ के बाकी किसी को बताओ। तो दैट इज व्हाई वो जो प्रोसेस थी। अब जब मेरा बच्चे के इस लेवल पे, जब वो अखबारों में आया, टीवी में आया, तो लोगों ने कहा कि ये तो इसका बच्चा था, इंटेलिजेंट इसका फादर भी था। अब मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा 10वीं क्लास का उस टाइम पे, 90 के दशक में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ जाते थे तो बड़ी चीज होती थी। मतलब मैं स्टेट में, मेरा अंडर 100 मेरा रैंक था पूरे स्टेट हरियाणा के अंदर। तो वो बोले कि इसका बाप भी इंटेलिजेंट था, तो इसमें क्या नया हो गया। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई चलो और बच्चों को तैयार करते हैं। और उसी दौरान फिर कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कौटिल्य पंडित आया, फिर टेलीविजन के अंदर जानवी आई, फिर अमर्त्य सेन आई, फिर वो आए, कनिका शर्मा आई, फिर हनी हसी आए, फिर ये आए। और सारे बच्चों को जब एनालाइज करके हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके पेरेंट ने उनको वही सब करा रखा है जिसके लिए वो सुपर मास्टर हैं। यानी कि जैसे कौटिल्य के पास जो है वो ज्योग्राफी स्ट्रांग है उसकी, क्योंकि उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, उसका म्यूजिक बढ़िया है। फिर आप जानवी की बात करेंगे, उसके 14 एक्सेंट कैसे हैं, क्योंकि उसका लिंग्विस्टिक स्ट्रांग है। मेरे बच्चे का मैथ साइंस बढ़िया है। इसका मतलब है हर बच्चे के पास अपना एक अलग टैलेंट है, कोई स्पोर्ट्स में बढ़िया है, कोई किसी तरह से बढ़िया है। ये टैलेंट डॉक्टर साहब क्रिएट किए जाते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं? हाँ, क्या दरअसल क्या होता है, आप अगर इसका जो असल में इसकी गहराई में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको कुदरत के करीब जाना पड़ेगा। अच्छा। जब आप कुदरत के करीब जाएंगे और झुंड में जब कोई संस्थान रहता है, कोई जीव रहता है, आप मधुमक्खियों को देख सकते हैं, झुंड में रहती हैं। आप चींटियों को देख सकते हैं, वो झुंड में रहती हैं, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। चींटियां अपनी वो बनाती हैं, बुम्बी बोलते हैं उसको शायद, वो बुम्बी बनाती हैं, और मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। आप देखेंगे रस लेकर जब आना है उनको फूलों से, तो एक मधुमक्खी उनकी नेविगेटर होती है। वो आगे आगे रास्ता, वो पहले फूल का पता करके आएगी, फिर उस रास्ते पे बाकी मधुमक्खियों को लेके जाएगी। उसको रास्ते का ज्ञान होता है, वो नेविगेटर है। बाकी की मधुमक्खियां जो है वो वहां से उनको पराग वो लेकर के आना है, पराग लेकर के आना है। एक रानी मक्खी होती है, उस रानी की सुरक्षा के लिए उसकी सुरक्षा वाली तगड़ी मक्खियां होती हैं, और फिर इंजीनियर मक्खियां होती हैं जो उस छाते को बनाती हैं। आप अगर अच्छा। हाँ बिल्कुल, वहां पर आपका काम बटा हुआ है। समाज ने उन हर मक्खी को अपना काम दे रखा है कि जो इंजीनियर मक्खी है वो इंजीनियरिंग करके बैठ जाएगी, वो जो रस लेके आई है वो छाता नहीं बनाएगी, छाता बनाने वाली और है, वो अलग है। देखो भाई, इसी कितनी जबरदस्त और नई जानकारी जो आज तक शायद कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं किसी बुजुर्ग ने हमें नहीं बताया, शायद उनको भी बेचारों को नहीं पता था। जरूर उनको मालूम था। अच्छा, दरअसल आप देखिए ना, जो जिसकी बात हम वर्ण व्यवस्था में करते हैं ना, दरअसल गलती हमसे क्या हुई, हमने अपने दिमाग को ब्रॉड नहीं रखा। चाहे आप उस वर्ण व्यवस्था का विरोध करो या समर्थन करो, इट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जिस आदमी ने उसको शुरुआत किया था उसका पर्पस क्या था, उसका ये था कि भाई तेरे पास ये टैलेंट है,
तेरे में शरीर ज्यादा, तेरा शरीर मजबूत है, तू युद्ध करेगा, तेरा दिमाग आंकड़ों पे खेलता है। जैसे मैं अभी जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मैं माँ बाप को बताता हूँ कि इसका बिजनेस माइंड है, इसका योद्धा का माइंड है, इसका चेस का माइंड है, इसका प्लेयर का माइंड है, इसका उछल कूद का माइंड है, ये स्केटिंग के लिए बना है, ये चेस के लिए बना है, ये ट्रेनिंग इसके लिए बना है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बना है, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए बना है, करते हो बच्चे को। मेरा एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, लेकिन मैं उस पर आता हूँ अभी। लेकिन क्या होता है कि उन लोगों को ये मालूम था, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये देख लिया कि इस आदमी, इस बच्चे से ये काम करवाओ तो बेस्ट रहेगा। अब गलती क्या हुई जो हमसे भी हो रही है आज। अब कोई वकील बड़ा अच्छा है तो जब वो वकील, उसका नाम हो जाता है पूरे उसमें, तो जब मरने से पहले और रिटायरमेंट से पहले ना उसको एक लालच आता है कि यार जो इतना सारा क्लाइंट बना है ये कहीं और चला जाएगा। तो अपने ही बच्चों में से जो बच्चा हो सकता है योद्धा पैदा हुआ हो, जो हो सकता है प्लेयर पैदा हुआ हो, जो हो सकता है कुछ और पैदा हुआ हो, कि भाई इस एम्पायर को कौन संभालेगा, तो वो उस एम्पायर को उसके ऊपर लाद देता है। तो लोहार का बच्चा लोहार का काम कर रहा है, किसान का किसान, और वो गलती हो गई हमसे। किसान के घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो सचिन तेंदुलकर से भी बढ़िया प्लेयर हो, तो उसे खेती के अंदर बर्बाद करने की जरूरत क्या है। और सचिन तेंदुलकर के घर में भी निकम्मा बच्चा पैदा हो ही रखा है। अब अर्जुन से थोड़ी सचिन की तरह खेला जा रहा है। सचिन जितना पैसा किसी के पास नहीं, सचिन जितने कोच किसी के पास नहीं, सचिन जितना ज्ञान क्रिकेट का किसी के पास नहीं, पर सचिन अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाया। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को वैसा नहीं बना पाया। लता मंगेशकर अपने पड़ोसियों में से किसी को नहीं तैयार कर पाई अपने जैसी। अब्दुल कलाम नहीं तैयार कर पाए। कोई भी ऐसा आदमी अपने वहां से एक भी बच्चा नहीं पैदा कर पाया, क्योंकि आप कुदरत ने यूनिक पैदा किए हो। तो जो आपका काम है और जो आप जिस काम के लिए बने हो या मैं जिस काम के लिए बना हूं, मेरा बच्चा उससे अलग काम के लिए पैदा हुआ है। मैं सेम काम में के लिए पैदा हो जरूरी नहीं है। तो कुदरत ने जो मुझे दिया है वो इसीलिए दिया है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं, अपने बच्चे को पहले जांचूं परखूं कि ये बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है, उसकी ट्रेनिंग उसके स्पेशलिस्ट के पास छोड़ दूं, वो उसको तैयार करके पैसा कमाना सिखाए। और उसका बच्चा हो सकता है मेरे लिए वाले काम के लिए बना हो, मान लो मैं वकील हूं, वो वकालत के लिए, तो उसके बच्चे को मैं तैयार करूं। असल में होना ये चाहिए था कि समाज की ये गुत्थी एक दूसरे को पूरक बनाए, जो गैप जहां पे है उसे पूरा करे। आजकल हो उल्टा रहा है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर ये सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन ये सोचता है कि पॉलिटिशियन ही बने। जो आपने कहा कि वो इतना बड़ा एम्पायर वो आगे देने संभाल ले, यस उसकी जो पूंजी है या उसका जो प्रोफेशन है उसी में जाए। हर आदमी यही सोच रहा है। हम भी अपने बच्चे के बारे में यही सोचते हैं कि जो मेरा व्यवसाय उसको आगे बढ़ाए, उसको वो संभाले। तो इसका मतलब ये प्योरली, मतलब ऑब्वियसली ना, आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो आप स्पेशली आपका बच्चा तो पूरे चांसेस है कि नहीं होगा। इसीलिए हर घर के अंदर क्लेश है। आप जो सोचते हो आपकी वाइफ वैसा कभी नहीं सोच सकती, आपका बच्चा वैसा कभी नहीं सोच सकता, और आपके पेरेंट्स कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि एक ही घर में 5 आदमी अलग अलग टाइप से सोचते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इज ए गुड थिंग। सिर्फ आपको एक चीज को 5 नजरिए से देखना आ जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग से और खुले दिमाग से काम करो तो। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रखी है, पेरेंट को भगवान बना दिया, टीचर को भगवान बना दिया। अब भगवान तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता कभी भी, भगवान से तो गलती की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो माँ बाप अपनी उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने बच्चों को जबरदस्ती वो बात मनवाते हैं, और वो एक कल्चर डेवलप कर देते हैं, गुड बॉय, बैड बॉय, अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा और निकम्मा बच्चा। तो जो आपकी ओपिनियन से बाहर सोचने की कैपेसिटी रखता है, हो सकता है आपके घर में आपसे टैलेंटेड गजब बच्चा पैदा हुआ हो, और आप अपनी उस सोच के दायरे की वजह से उसको अपने जैसा बनाने के लिए तुले पड़े हो। वो है आपसे तेज दिमाग, है आपसे तेज, तो आप उसे अपने जैसा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको उसे एक्सपोजर देना चाहिए, सीखने के लिए मौका देना चाहिए, और समाज के अंदर ये व्यवस्था बननी चाहिए कि समाज मिलके आपके बच्चे को तैयार करे, ताकि जब आपका बच्चा तैयार हो तो वापस समाज के लिए काम करे। बिल्कुल। क्योंकि हो क्या रहा है, आप अपने बच्चे के ऊपर सारी मेहनत लगा रहे हो, सारा पैसा लगा रहे हो, सारा जोर लगा रहे हो, उसके स्कूल की जिम्मेदारी आपकी, उसके हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी, उसकी नौकरी की जिम्मेदारी आपकी, उसके ब्याह की जिम्मेदारी, उसकी गाड़ी की जिम्मेदारी, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने वो जिम्मेदारियां ले ली। जब आपका बच्चा किसी जगह पे सेट हो जाएगा और किसी बड़ा कोर्स करके कोई नौकरी ले लेगा, तो उसने देखा है कि मेरे डेवलपमेंट में, मेरी यहां तक परवरिश में सिर्फ मेरे बाप ने जोर लगाया है, तो वो अपने बाप को बुढ़ापे तक आपको तो सहारा दे सकता है। चाहे आपके ओपिनियन भी ना हो तो रहने को तो जगह दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी इज्जत करे। लेकिन समाज को बिल्कुल कुछ नहीं देगा, ये गारंटी है।
क्योंकि समाज ने कुछ क्योंकि नहीं दिया समाज उसको। ने कुछ दिया नहीं। पहले क्या था, पहले आप देखिए, पड़ोस के अंदर चले गया मैं, तो मैं चाची के घर गया, चाची ने खाने को कुछ दे दिया, चाचा के हाथ में कुछ था, उसने पकड़ा दिया, चाचा ने देखा कि देवेंद्र कुछ गलत कर रहा है तो 2 झापड़ पाड़ दिए। भाई खाने को दे रहा था तो झापड़ भी मार रहा था, लेकिन आज माँ बाप खाने को तो अपने बच्चे को देते हैं, तो झापड़ दूसरे को कैसे मार देंगे भाई? सामने वाले को दोगे तो झापड़ मार सकते हो, अदरवाइज कसूर क्या निकालते हैं? आजकल के बच्चे सुनते नहीं। भाई आजकल के माँ बाप भी तो मतलब ही है, गलतियां ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे से कभी गलती स्टार्ट नहीं होती है। तो समाज निभाएंगे तो अधिकार मिलेगा। यस। तो समाज क्या कर रहा है? समाज जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो ये मान नहीं रहा कि तुमसे गलती हो सकती है, ये मान नहीं रहा कि भाई कहीं ना कहीं बड़ी पीढ़ी में गलती है। बच्चा तो कुदरत ने अनमोल पैदा किया है आपके घर में, आप उसको भगवान का अवतार मानते हो, और आप उस भगवान के अवतार जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर उसको स्कूल में कोई फ्रस्ट्रेटेड टीचर बताएगा कि ये निकम्मा है, उसके नंबर बताएंगे कि ये निकम्मा है। जो मास्टर कभी 60% से ऊपर नंबर नहीं ले पाया, जिस मास्टर को कोई नौकरी नहीं मिली थी, आके मास्टरी करनी पड़ी। हमारे यहाँ मास्टरी क्या करते हैं, जब और कुछ काम धंधा नहीं मिलता है तो मास्टरी करते हैं, तो वो आदमी आपके बच्चे की टैलेंट बताएगा। अरे वो कुदरत की अनमोल उपहार है, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए था। द्रोणाचार्य को कैसे मालूम था कि भाई ये गदा चलाएगा, ये तलवार चलाएगा, ये धनुष तीर चलाएगा, और ऐसे ढेर काम थे। बस फर्क क्या हुआ कि द्रोणाचार्य के बाद हमारे पास ऐसे गुरु नहीं दिखते, नजर आते कि जो उस बच्चे को उसके टैलेंट के लिए तैयार करते हो। ऐसे उसके बाद उसको एक्सेप्टेंस मिलने में कितना टाइम लगता है। अब आप मुझे देखिए, मेरे बच्चे ने जब रिकॉर्ड बनाए, कहा कि ये तो इंटेलिजेंट बाप का इंटेलिजेंट औलाद है। जब कौटिल्य ने, जानवी ने जब रिकॉर्ड बनाए, जब इन्होंने कहा, तो कहने लगे ये बच्चे भी इंटेलिजेंट, हमारे वाले निकम्मे हैं। मैंने उन बच्चों को लेकर के चंडीगढ़ में, फिर मैंने ट्राई सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और मैंने क्या किया, 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए। अच्छा। और एक स्कूल से एक बच्चा, और उस स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा। मैंने स्कूल को ये बोला, प्रिंसिपल को, कि तुम अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा मुझे दो, मैं तुम्हें 1 साल बाद तुम्हें इसका बीच का हीरा निकाल के तुम्हें देता हूं। जो उस स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा था, वो बच्चा 1 साल के बाद अपने चारों सेक्शंस में टॉप लेकर के आता है, और 18 के 18 बच्चे, मतलब क्योंकि 2 बीच में छोड़ के चले गए थे, 18 के 18 बच्चे तीनों सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। और ये समाज के लिए एक बड़ा विस्फोटक वो था। अब कोचिंग सेंटर चलाने वाले आदमी के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होता अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगली बार मैंने 100 बच्चों के लिए प्लान किया कि अगली बार मैं 100 लूंगा, तो मेरे पास 500 एप्लीकेशन थी, लेकिन मैंने उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि ये जो कंपटीशन है और ये जो कोचिंग सेंटर है, ये हमारे समाज में कोड है। कंपटीशन के बेस पे नौकरी लगना कोड है समाज के अंदर, हमारे बच्चों की बर्बादी का ये रास्ता है। आप देखिए, गांव का किसान लाखों रुपया, एक आदमी को अपने 2000 रुपया महीना या 5000 रुपया महीना दिखाई देता है, गांव का इकट्ठा करके देखोगे मिला के तो लाखों रुपया इन कोचिंग सेंटरों की जेब भर रहे हैं, और बदले में क्या मिलता है? 5 साल में गांव में 2 नौकरी। कैलकुलेट करके देखोगे, मैंने गांव में कैलकुलेशन की थी घर घर जा करके कि तुम्हारा कितना राशन लगता है, कितना अनाज कितना लगता है, चावल कितना लगता है, डंगर कितने रखते हो, ट्रैक्टर, कार, क्या चीज तुम्हारे पास है, तुम अस्पताल में कहाँ जाते हो, स्कूल में कहाँ पढ़ता है, कोचिंग कितनी लगती है, किताबों पर क्या खर्चा है, ट्यूशन पे कितना खर्चा है, एक एक चीज कैलकुलेट करी। और मैंने कैलकुलेशन में जो पाया वो देखा कि 4500 जनसंख्या वाला गांव अपने गांव से 1300 बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा है। ठीक है जी। 1300 बच्चों का जो टोटल महीने का खर्चा 53 लाख रुपया काउंट हुआ था। मैंने गांव के मौजूद लोग बिठा के जब उनको समझाया कि तुम साल का 6 करोड़ रुपया इन 5 स्कूल के मालिकों को पूछ रहे हो, और ये स्कूल के मालिकों को उनको पूछ रहे हो, यहीं पे इनके चाचे भी पढ़ के बुगियों पे बैठ के यूट्यूब पे फिल्में देख रहे हैं। भाई आपके परिवार का वो बड़ा बच्चा भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ के निकम्मा बैठा है, और आप अपने बच्चों को फिर मरने के लिए वहीं भेज रहे हो, और सिर्फ 5-6 स्कूलों के मालिक बने बैठे हैं, बाकी सब बर्बाद हो रहे हैं। किसान अपने नहू की, अपने खून पसीने की कमाई उन स्कूल के मालिकों को पूछ रहे हैं। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि तुम मान लो पिछले 6 सालों में, भाई तुम 6 साल का 6 करोड़ हो गया, तो 6 सालों में 36 करोड़ बनता है, लेकिन मैं 25 करोड़ या 30 करोड़ मान लेता हूं, क्योंकि पहले फीस कम थी, अब फीस बढ़ गई, मान लो भैया, मान के चलते हैं 30 करोड़ रुपया तुमने पिछले 5 सालों में उन स्कूल के मालिकों को पूछ दिया, तो 5 साल में तुम्हारे गांव में रोजगार कितने बच्चों को मिला? कैलकुलेट करके बताओ। आप कैलकुलेट करते, एक किसी गांव में 1, किसी में 2, किसी में 5, हद करोगे तो 5, मतलब 5 वाला तो पूरे गांव में चर्चा होती है, 5 बच्चे नौकरी लगे। अरे भाई, जो 1000 में से 995 घर बैठे, उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है?
उससे क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे सरपंच से क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे पास क्या योजना है, तुम्हारे एमएलए के पास, जिला पार्षद के पास, ब्लॉक समिति के पास, एमपी के पास क्या योजना है उसके लिए? नोबडी इज बॉदर्ड। आपके स्कूल के टीचर के पास क्या योजना है? जिस स्कूल को तुमने पूरे गांव ने मिलके 30 करोड़ पूज दिए, उनके मत्थे में जाके क्यों नहीं टक्कर मारते, उनकी छाती में जाके कि तुमने हमारे बच्चों को बर्बाद क्यों करा? और अगर तुम्हारी इस पढ़ाई से तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का कोई लिंक नहीं है तो तुम वो पढ़ाई क्यों पढ़ा रहे हो? तो तुम वो पढ़ाओ जो इनकी जिंदगी के लिए काम आए। अब जब मैं इस पे काम करते हुए मैं लोगों के ऊपर मिल रहा था, तो जब मैंने ये बताया था आपको कि शुरुआत जहां से की थी कि हर बच्चा नंबर ले लेगा, तब क्या गांव के पास पूरा प्रोविजन है? 100 के 100 नंबर लेने के बाद भी आपके बच्चों को नौकरी या रोजगार का तो कोई संभव नहीं है। कोई गारंटी इसका नहीं। मतलब नंबरों के अलावा, इस पढ़ाई के अलावा हमें एक अल्टरनेट रास्ता खोजना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने 2016 में, क्योंकि देखो 2012 में मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, मैंने अपनी वाइफ की भी जुड़वा दी। 16 में फिर बोला अब तो मैं कोचिंग सेंटर भी बंद करूंगा, अपना भी बंद करूंगा पहले, फिर पूरे हरियाणा और पूरे भारत के करवाऊंगा। मेरा मिशन लिया कि कोचिंग सेंटर जब समाज के ऊपर कोड है तो मुझे ये कोड बंद मतलब हटाना पड़ेगा, तभी तो समाज तरक्की करेगा। वो आप तो खुद करनी पड़ेगी। तो अपना सेंटर बंद करके जब चला तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला अब तेरे को कोई नया दौरा पड़ गया, पहले ये दौरा पड़ा था, कोचिंग सेंटर खोल लूंगा। भाई कोचिंग सेंटर इसलिए था कि मुझे लोगों को समझाना शुरुआत करनी, लेकिन जब वहां से समझ में आया कि अब ये गांव में जाए, तो शुरू में जब गांव में गए तो लोगों को लगा था कि ये पता नहीं कुछ बेचने आया है या कुछ करने आया है, पर अब कई साल हो गए, 8-10 सालों से लगा हुआ हूँ। 2016 से तो मैं लगातार परमानेंट हूँ, मतलब इसी काम पे 6 साल से तो। लेकिन उससे पहले मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लगाया करता था सोसाइटी के लिए, तब भी लोगों को ये लगता था पता नहीं क्या बेचने आ रहा है। और फिर मैंने, और क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बड़े शहरों से है, गांव का आदमी मेरा क्लाइंट नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अपॉइंटमेंट की फीस थोड़ी हाई है, तो वो मैं मतलब गांव के आदमी से मैं चाहता नहीं हूँ। तो मेरा जो एक रूल है, मेरा एक उसूल है कि गांव जो ऑलरेडी बर्बाद है मैं वहां से पैसा नहीं कमाऊंगा। तो मेरा गांव से एक प्रॉमिस होता है कि मैं ना पैसा दूंगा ना पैसा लूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा, टेक्नोलॉजी दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। मेरे 3 टी आपके लिए हैं, चौथा कुछ नहीं है मेरे पास, यही मैं आपको दे सकता हूं। मेरी जो जितना मैंने सीखा एक्सपीरियंस है वो सारा ले लो मेरे से और अपने बच्चों को तैयार कर लो। भाई अगर मान लो मैंने फिर जो मतलब क्या होता है कि जब गांव की एजुकेशन को आपको एम्प्लॉयमेंट बेस बनाना पड़ेगा, ये लोगों को समझा रहा था और अब लोगों को समझ में आने लगा है और वो एक्चुअली इस पे काम करने लगे हैं, मतलब एजुकेशन। चलो मोटा मोटा बताइए आपके कैसे। मैं 1-2 साथियों से जब मैंने जिक्र किया है कि डॉक्टर देवेंद्र बलारा है, मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि 100% रोजगार की गारंटी देता हूँ कुंडू साहब में। तो उन लोगों का जवाब ये था कि पागल हो रहा है यार देवेंद्र बलारा, तो सरकार तो दे नहीं पा रही, जिसके हाथ में सब कुछ है, सारे संसाधन है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा कैसे रोजगार दे देगा लोगों को? तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि कैसे रोजगार देंगे आप? देखिए, सरकार इसलिए नहीं दे पा रही या सरकार इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि समाज के आदमी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो खुद से कुछ करना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आप जो खरीद कर ला रहे हो, जो भी आपके घर में सामान है, आपके दर्शक देखने वाले, हमारे दर्शक जो बैठे हुए हैं सामने, वो एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा और लॉजिक से सोचो कि जो आपने सामान बनाया है, जो आप खरीद के लाए हो, इसका पैसा कहां गया है? भाई जैसे आप वर्लपूल का फ्रिज लेकर के आए, ठीक है जी, या आप किसी भी कंपनी का मतलब मशीन, वॉशिंग मशीन लेकर के आए, या लैपटॉप लेकर के आए, या टीवी, फ्रिज, कूलर, कपड़ा, फर्नीचर, एनीथिंग लेकर के आए, वो किसके पास गया है? अगर वो किसी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया है तो इसका मतलब है कि सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को चढ़ाना चाहती है। अब आपके आसपास में किसी बड़े एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी का, जैसे रिलायंस का स्टोर खुल गया मान लो, उस स्टोर को चलाता कौन है? आपके वहां का बच्चा। लेकिन प्रॉफिट किसको जा रहा है? रिलायंस को। तो उस जब चलाना उस बच्चे ने है, जब करना उस बच्चे ने है, तो फिर प्रॉफिट उस बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई जब आपकी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले कौन है? किसान के बच्चे। आपकी सारी फैक्ट्रियों में काम करने वाला कौन है? किसान और मजदूर का बच्चा। आपके सारे कारखानों में काम करने वाला कौन है? किसान का बच्चा। क्योंकि जो दुकानदार का बच्चा है, शहर के दुकानदार का बच्चा, वो अपनी दुकानदारी कर रहा है। तो जो किसान का बच्चा जो पढ़ने के लिए कभी बाहर गया था अपने गांव से, वो दे रहा है वहां सर्विसेज।
तो अब क्या हुआ, मेरे जैसे बंदे ने जो सबसे बड़ा सत्यानाश किया वो मेरे जैसे लोगों ने किया। मुझे समझ में आया कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मैं छोड़ के करनाल चला गया, अपने बेटे को भी ले गया, अपने भाई को भी ले गया। जब करनाल में लगा यहाँ पे बढ़िया नहीं है तो मैं चंडीगढ़ चला गया। और अब मैं प्लान कर रहा था कि मैं अब अमेरिका लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका अपने बच्चे को ले जाने का प्लान किया तभी समझ में आया कि तू भागता रहेगा, कब तक भागता रहेगा। जिस गांव से तूने खाया है, जिस गांव का तूने पिया है, नमक खाया और वहां के ही पानी पीकर वहीं का सब कुछ खा के तू पला बड़ा है, उस गांव को तू अपने हाथों से ऐसे बर्बाद कर देगा और करके चल पड़ा। क्योंकि मैंने लिया तो है गांव को, दिया क्या, मैंने दिया क्या है, मैंने तो दिया तो कुछ भी नहीं ना भाई। लिया, खाया और अब जब कमाने लगा तो दे रहा हूं किसको, शहर को। मतलब और सरकार भी क्या कर रही है, 20% बजट का 20% गांव को दे रही है। जनसंख्या कितनी रहती है, 60 से 70% गांव में रहती है, लेकिन बजट का 80% शहर को मिलता है। तो सरकार प्लानिंग के तहत गांव को बर्बाद कर रही है। गांव के आदमी का पैसा पढ़ाई के नाम पे कहां जा रहा है, शहर जा रहा है। मेडिकल के नाम पे कहां जा रहा है, शहर जा रहा है। कारखाने के नाम पे कहां जा रहा है, शहर जा रहा है। रोजगार के नाम पे कहां जा रहा है, शहर जा रहा है। आपका हर पैसा, हर चीज के लिए पैसा शहर जा रहा है। तो गांव को अगर समृद्ध करना है तो उसके लिए पहली जरूरत यह होगी कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका पैसा शहर नहीं जाना चाहिए, गांव का पैसा गांव में रखे। गांव में रखे। अब गांव में रखने के कैसे तरीका है, सबसे पहली बात, जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गांव के एक एक बच्चे के पास अलग अलग टैलेंट दिया हुआ है कुदरत ने, कुदरत के पास अपना एक खास टैलेंट देने का एक तरीका है। अब हमारा काम क्या है एज ए सोसाइटी, पहले पता करें कि उस बच्चे के पास कौन सा टैलेंट है। टैलेंट पता लग गया, अब ऐसे टीचर तैयार करना, ऐसे कोच तैयार करना, ऐसे ट्रेनर तैयार करना जो उसके टैलेंट को गांव के आसपास ही निखारे। और तीसरे नंबर पे जो उसने टैलेंट कमा लिया, उस टैलेंट से फिर पैसा कैसे कमाना है उसको ये बताना। किसी को बोलना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे लोग पसंद है, मैंने अपना काम धंधा वही बोलने का बना लिया। किसी को चलना पसंद है तो वो दौड़ना पसंद है तो वो दौड़ से कमा लेगा। किसी को टेक्निकल काम पसंद है वहां से कमा लेगा। किसी को जो काम आता है वो वहीं से कमा सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता होता हूँ आमतौर पर। मैं एक दिन अपने बेटे को ऐसे ही खेलने के बाद आ रहा था, तो मैं उसे सिखाता रहता था चीजों को, ऐसे बताता था बस, फिर वो पूछता था तो मैं आगे बताता था। तो मैंने कहा यार पैसे कमाने के कितने कितने तरीके होते हैं अभी नहीं। तो उसने मुझे बोला कि पता नहीं। मैं कहा तुम पैसे कैसे कमा सकते हो? बोला मुझे तो नहीं पता। मैं कहा आप किसी भी काम से पैसा कमा सकते हो, पता आपको? बोला कैसे? मैं कहा आपको जो भी काम करना आता है। बोला कैसे? मैं कहा आप खेलते हो ना? हाँ। तो मुझे पता है ना ये नडाल और फेडरर ये कितना पैसा कमाते हैं, कितना प्राइज मनी कितनी है? बोला हाँ। तो खेलने से पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। तो मैं कहा तू और कोई काम बता, मैं तेरे को बताऊंगा उससे पैसा कैसे कमाएंगे। बोला आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ। पैसा कमा के दिखाना। मुझे ऐसे बोल दिया। ठीक है। मैंने उसी टाइम फोन मिलाया पूनम को, उसकी मदर को। मैंने कहा पूनम मैं आज शाम को लौटेंगे हम वापस, और अभी नहीं मतलब आऊंगा। बोले क्या हुआ? मैं कहा अभी हम कहीं जा रहे हैं। और मैंने उसको बिठाया ऐसे ही उसी हालत में। मैं कहा खाने का हम रास्ते में किसी दोस्त को फोन करके उसके घर खा लेंगे। मैं बैठा और जीरकपुर पहुंचे हम। जीरकपुर से हमने आवाज लगाई, वहां सवारियां खड़ी थी खूब सारी, आओ भाई दिल्ली 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 दिल्ली। उन्होंने दिल्ली दिल्ली सुन के आए। वो बोले कितना पैसा लोगे? मैंने कहा 800 रुपये लूंगा। बोले अच्छा 800 रुपये लोगे? तो मैंने कहा बैठो। अब 800 रुपये लिए थे कि 600 लिए थे, मतलब मैं 800 पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमने बैठाया उसको और 3 सवारियां बैठी, दिल्ली छोड़ के आए, उसको आईएसबीटी छोड़ के वापस आ गए। करनाल बाईपास से फिर बिठा ली हमने 3 सवारी चंडीगढ़ की। और 2400 जाते हुए 2400 आते हुए हमने डीजल का हिसाब लगा के दिया उसको, गाड़ी के इंजन का हिसाब लगा के दिया कि इतने टायर घिसे, इतना इंजन घिसा, इतने किलोमीटर पे इंजन सर्विस होती है, पूरा कैलकुलेट करके उसको बता दिया कि ये देखो तुम्हारे पास आज 4800 रुपये में से 2000 खर्च हुए हमारे, और आज हमारे पास ये 2800 रुपये बच गए आज के। तो ये कमाई है कि नहीं? बोला हाँ कमाई। तो आप देखो कमा सकते हैं ना ऐसे। बोला फिर ऐसे में अगर आप रोज यही काम करते हो तो कितना कमा सकते हो? किसी दिन छुट्टी भी होगी, किसी दिन ज्यादा भी हो जाएंगे। अगर आप नहीं बैठे होते तो और 1600 रुपये होते। अभी आपकी सवारी एक जगह बची हुई थी, मैं पीछे एक एक्स्ट्रा भी उठा लेता तो और 1600 हो जाता। तो मैं उसको वैसे ही कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो फिर वो समझा कि मैं कहा देखो चाय बनाने वाला पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। गलती कहाँ हो रही है समाज से कि बच्चा वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए वो बना है। बच्चा वो काम कर रहा है जो उसे मौका मिला है।
मतलब वो तैयारी आईएएस की करनी शुरू करता है, फिर उसका एचसीएस का फॉर्म भरता है, फिर एसएससी का फॉर्म भरता है, फिर बैंक पीओ का भरता है, फिर और कुछ नहीं मिलता है तो वो पुलिस फौज का भरता है, फिर भी नहीं होता तो वो क्लर्क का भरता है, फिर भी नहीं होता तो वो चपड़ासी ग्रुप डी का भरता है, और फिर भी नहीं होता तो चल बीएडी कर लेता हूं, कहीं पढ़ा लूंगा। गलती हो रही है ये कि वो ट्राई कर रहा है कुछ 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 कुछ, उसको समाज ने दिशा देने का कोई रास्ता नहीं तय किया। तो पहले ये मानना पड़ेगा कि समाज को आगे आगे करना पड़ेगा। तो बड़ी पीढ़ी इसकी शुरुआत कर सकती है, क्योंकि छोटी पीढ़ी को समझ में आने में हो सकता है टाइम लगे। तो बड़ी पीढ़ी आगे आए, पहला नंबर पे तो ये। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी अपने पास है, बच्चे का टैलेंट पता लगने का तरीका अपने पास है, जो टॉप कोचेज हैं पूरे इंडिया के वो मेरे पास हैं, उनसे कांटेक्ट है, उनको हम गांव में ला सकते हैं। मेरा बच्चा टेनिस खेलता है, मैंने जो आज तक उसके ऊपर टेनिस पे खर्चा किया है उतने रुपए में तो मैं गांव में कितने सारे कोर्ट बना सकता था गांव में अकेला। तो अगर 100 माँ बाप के बच्चे खेल सकते तो 100 माँ बाप मिलके तो कितना ही बढ़िया कोच बुला सकते हैं अपने गांव में। मेरे लिए कल्ले के लिए करना मुश्किल है, अकेली सरकार के लिए करना मुश्किल है, अकेली पंचायत के लिए करना मुश्किल है, लेकिन जब गांव आता है तो कुछ भी कर सकते हैं। गांव राम के आज गांव राम। एक गांव में 2 मंदिर है, 2 स्कूल नहीं है, एक गांव में, हर गांव में, मेरे गांव में भी है। मतलब उस जिस गांव में एक मंदिर था वहीं पे वो ब्राह्मणों का मंदिर बना दिया तो जाटों ने अपना न्यारा बना लिया। कल को रोड अपना न्यारा बना लेंगे, कल को चमार अपना न्यारा बना लेंगे, कल को मतलब हाउ इज दिस हैपनिंग कि आप जिस चीज के ऊपर पैसा लगा रहे हो, आस्था हमारा व्यक्तिगत विषय है। मैं कैसे भगवान को मानता हूं कैसे नहीं मानता हूं ये मेरा काम है, उसके ऊपर दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। करना क्या होता है, आपको अपने बच्चों के लिए मिलकर काम करना होता है। तो जिस प्रकार से जोर शोर से हम मंदिर के लिए लगते हैं, जिस प्रकार से जोर शोर से हम बाकी चीजों के लिए लगते हैं, अगर हम अपने बच्चों के रोजगार के लिए भी लगेंगे तो भी हो जाएगा। आप देखिए ना, किसान आंदोलन में एक एक घर से एक एक गिलास दूध आया तो ड्राम भर गए, किसी को कमी नहीं पड़ी। कितने ही लोग आ जाओ, लंगर लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। एक क्यों? क्योंकि एक गिलास ने काम किया। वो एक गिलास में चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लिए लगे, वो गांव के बच्चों के लिए गांव आके आगे आ गया है कि तुम्हें एक तुमसे नहीं दिया जाता है ना 1000 रुपया, तुम अनाज दे दो यार, तुम ये दे दो यार, तुम जो ईंट दे दो, तुम अपना सीमेंट दे दो, तुम अपना ग्राउंड में कुछ अपना योगदान दे दो, श्रम दे दो, अपनी दिहाड़ी दे दो, जो तुमसे दिया जाता है। हम बैठ करके एक चीज के ऊपर जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि गांव में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे प्लेयर पैदा हुए हैं, इतने बच्चे साइंटिस्ट हैं, इतने मैकेनिकल के हैं, इतने इलेक्ट्रिकल के हैं, इतने रिसर्च मटेरियल है, इतना पढ़ने वाला बच्चा है, इतना जूता बढ़िया बना सकता है, इतना ट्रैवलिंग पे कर बढ़िया मजा आएगा, इसको बोलने में मजा आएगा, इसको खाना बनाने में आएगा, ये अचार बनाने में, ये पापड़ बनाने में, मतलब हम हर बच्चे के पास टैलेंट भरा हुआ है। तो हम अपनी जरूरत की हर चीज गाँव में बना सकते हैं, हर चीज। तो जो पैसा आपका ड्रेन होके वहां जा रहा है वो आपका गांव में ही सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने जब इस पे रिसर्च जब मैं कर रहा था तो हमारे वहां गांव है एक बड़ा, मेरे गांव के पास ही। तो उस मेरी ट्रेनिंग जो टीम, जो लोगों को, जिन बच्चों को मैंने तैयार किया था, उनमें से एक बड़ा के टीचर था, वो मतलब ऐसे सरकारी टीचर था, लेकिन वो अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते थे। ठीक है। तो डॉक्टर मान थे। तो डॉक्टर मान ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है यार, गांव में तो चीजें मिलती ही नहीं, अब सामान ना तो खाने का मिलेगा अच्छा दुकान पे, ना और कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल काम मिलेगा। मैंने कहा आप कोई एग्जांपल बताओ कि आपको फिलहाल में किसी चीज की जरूरत है। वो बोला मुझे एक तो राशन लेके आना है शहर से, और दूसरा मुझे इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए, और मुझे जिस कंपनी का चाहिए वो मेरे गांव की दुकान के पास नहीं है। मैंने कहा एक सिंपल काम करो, आज मत लेके जाओ शहर से, आप उदनामसंद में बैठे रहे। अच्छा। मैंने कहा आज शहर से मत लेके जाओ, पहले यहाँ से मंडी से पता करके जाओ जिस दुकान से तुम लेते हो, राजमा क्या रेट लेते हो, चावल दाल जो तुमने लेके जाना है उसका रेट फिक्स करो कि ये वाला सामान, भाई राजमा जैसे चित्रे वाला कौन सा वो टाइप होती है, कौन सा राजमा क्या रेट है ये पता करो, लिस्ट बना के ले जाओ। नंबर 2, यहाँ से सीधे करनाल जाओ जहां से तुमने सामान लाना है, उस दुकान पे जाके तुमने जिस कंपनी का सामान लेना है उस कंपनी के उस सामान की कोटेशन ले आओ कि ये चीज इतने की, ये प्लग इतने का, ये इतने का। ये दोनों पर्चियां जाके अपने गांव के दुकानदार को दे दो, राशन वाले को राशन की दे दो और इलेक्ट्रिसिटी वाले को इलेक्ट्रिसिटी की दे दो। 32,000 के सामान की कोटेशन लेकर के आया था मान साहब। मान साहब ने गांव के इलेक्ट्रिशियन को, उसको दुकानदार को दी, उसी गांव के दुकानदार ने वो 32,000 के सामान 28,000 में मान साहब के घर पहुंचा दिया। वाह जी वाह।
अब देखो, अगर वो 32,000 का लेता तो अपना ट्रांसपोर्ट यूज करता, लेकिन अब उस दुकानदार ने किया, मैंने उसको मान साहब को समझाया, मान साहब इसमें आपके गांव वाले ने कमा भी लिए और बचा भी दिए, आपका बच गया और इसने कमा लिया और गांव का पैसा गांव में घूम गया, यानी कि अब जो ग्रोथ हुई वो आपके गांव के आदमी की हुई। तो जब एक तो हमें ट्रस्ट वाले लोग, देखो बेईमान लोग गांव में 5-4 लोग होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो लगातार समाज के अंदर नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, उनका काम ही ये है। वो जहां बैठेंगे कुछ नहीं हो सकता, नाश हो रहा है, सारे बेईमान हैं, सारे, वो उनका काम ये लाइन बोलना। लेकिन अच्छे लोग चुप हैं, बस ये गलती कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों को बोलना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे आगे आना पड़ेगा। हमारे पास समझ है, देखो मेरे पास जितनी समझ है, मेरे बुजुर्गों के पास तजुर्बा है, और हमारे बुजुर्गों के पास तो इतना गजब तजुर्बा होता था कि वो सामने वाले आदमी की बॉडी लैंग्वेज को देख के ये बता देते थे कि ये, मेरे दादाजी बोलते थे, जैसे मेरे एक लड़का आया था मेरे साथ में, तो हम दोस्त थे कई सारे, तो मेरे दादा देख के कहता, भाई यो छोरा ना तेरा, यो मन ऐसा लागा है, यो इसे से खानदान का बालक है, अरे यो मन ऐसा लागा है, तो यो इनका है, कच्चेदारियां का, RSS वाला ना क्या करते वो। अच्छा। तो मेरे तो क्या करते, एक काम करिए बेटा, ये तो चाल जाएंगे, फिर भी ये जो उनसे कच्चादार इनने गांव में ना बढ़न दिए, इनने अपने घर में ना बांट लिए, ना तो कदे रिश्ता करिए, ना कदे इन तक को मतलब रखिए, ना तैयारा ना करिए, ये सब नीच लोग हैं बोला। अच्छा। मेरे तनु क्या करते, मैं क्या करता, माता तनु थोड़ी है, किसी भी संगठन में किसी भी टाइप का आदमी जा सके, बेटा तेरी गेल जब तू ईमानदार है ना, तो तेरी गेल ईमानदार आदमी की ही सूत बैठाओगी, तो ये जिसे है ना, जिनकी विचारधारा है, वो इसे विचारधारा की सूत बैठाओगी, नहीं तो बाकी बाज लेंगे उधर। अभी बात ठीक है आपकी, क्योंकि मैं 9वीं क्लास में शाखा अटेंड किया करता था, गीता स्कूल में पढ़ा करता था, जबरदस्ती कंपलसरी थी वहां शाखा अटेंड करनी। तो जब शिविर में जाने लगा, तो जब देखा कि ये तो कट्टर बनाते हैं आदमी को, मैंने समझ में आया ये तो गंदगी का ढेर है सारा, ये तो RSS। तो मैं जब उस थॉट, मेरा ये मकसद ये था इस बात को बताने का कि अच्छे लोग निकल के नहीं आएंगे तो नीच लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। तो जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से ये लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ही समझ वाले लोगों को योजनाबद्ध तरीके से अपने समाज को निर्माण करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। और उसके लिए ये बात बिल्कुल श्योर है, ना कोई देवेंद्र बल्हारा कर सकता, ना कोई कड़क सिंह कर सकता, ना कोई नेता कर सकता, ना कोई सरकार कर सकती। गांव को बर्बाद भी गांव के आदमियों ने किया है और गांव को आबाद भी गांव का आदमी करेगा। तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि गलती क्या हो रखी है, और फिर उस गलती को ठीक कैसे करना है, फिर उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो किस बच्चे का क्या रोल होगा ये हम बता देंगे आपको। बदलना आपको पड़ेगा, बदलना गांव के लोगों को पड़ेगा। तो उन बच्चों को मैं ये ट्रेनिंग दे दूंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को पहचान करो, प्रतिभा खोजेंगे कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है। देखो इसका काम ये है, इसका बेसिकली काम ये है कि सबसे पहले पूरे गांव का सबसे पहला काम है पूरे गांव के लोगों की सोच बदलना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो देवेंद्र और जो गांव के ये जो बच्चे हैं, ये गांव में क्या करना चाहते हैं, इनका इरादा क्या है। तो पहले तो हमें गांव के एक एक आदमी से बात करनी पड़ेगी। पहला तो स्टेप ये है, मान लो हम पहली मीटिंग बुलाते हैं और उसमें सिर्फ 1000 लोगों में से सिर्फ 200 लोग आए, तो हम अगली मीटिंग करेंगे उन बाकी के 800 लोगों के लिए। फिर भी रह गए 200, फिर हम 200 के लिए करेंगे। फिर भी 20 लोग रह गए, वो आए नहीं मीटिंग में, उन्होंने कहा नहीं हम इसमें नहीं आएंगे, हम उनके घर जाके समझा के आएंगे। भाई हम ये काम कर रहे हैं, आप एक बार समझ लो कि हम ये करने जा रहे हैं। आप हमारा साथ मत देना बेशक, लेकिन समझ तो लो कम से कम हम करना क्या चाहते हैं। नंबर 2, क्योंकि इसमें आपका इकोनॉमिक लॉस नहीं है, मैं पैसा ले ही नहीं रहा आपसे। नंबर 3, अच्छी चीज है, अगर आपको मिल रही है तो आप लीजिए, नहीं मिल रही है तो मत लीजिए, सिंपल फंडा है। तो मुझे अपने गांव का यूथ दे दीजिए, यूथ जो आपके लिए इस टाइम बेरोजगार, बेकार और निकम्मा है। मैं उस यूथ को ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। उसमें से जो मेरी माइंडसेट के होंगे, जिनको वो विजन समझ में आएगा कि हाँ इससे समझ में आ जाएगा, वो लोग मेरे साथ रह जाएंगे। भी मान लो मैं ये कहता हूं मैं ये मेज काटना चाहता हूं, तो मैं आपकी इस माइक से थोड़ी काट सकता हूं। मैं कहूंगा मैं तो माइक से काटूंगा, आप बोलोगे नहीं काट सकते, लेकिन मैं एक बटन दबा के कहता हूं ये देख इसमें से निकल आई आ रही, फिर कहोगे हाँ भाई तो काट सके। तो मेरे पास क्या हथियार है जिसकी मदद से मैं गांव बदलने की तैयारी कर रहा हूं, या जो मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा हूं, या मैं कह रहा हूं कि हम लोग गांव को लेकर करेंगे। सबसे पहले आपको वो हथियार समझना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले ये समझिए कि मेरी वो टेक्नोलॉजी क्या है, मेरा वो ट्रेनिंग पार्ट क्या है। जब आपको ये समझ में आए कि हाँ यार वाकई हो सकता है, तो लग जाइए अपने गांव को बदलने। तो मैं गांव के यूथ को वो समझाऊंगा, अपना पूरा 19-20 साल का जो तजुर्बा है वो उसको दे दूंगा।
फिर उसके बाद लाइफ टाइम के लिए एक गाइड के तौर पे रहूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लो, मैं आपको समझा दूंगा ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये सोल्यूशन है, कर लो मिलके। गांव के लोग, हर आदमी की पार्टिसिपेशन, हर आदमी मतलब हर आदमी, और इसका प्रैक्टिकल हमने किया है। गांव का जो सबसे गरीब तबका है, हमने जब उससे कहा कि तुम क्या दोगे इसमें अपना, बोले जी हमें क्या चाहिए, मैं कहा तेरे को अपने 15,000 देने पड़ेंगे, जस्ट हम एक ट्राई कर रहे थे कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो तुम हमारे बच्चों के लिए करो। वो कहने लगे कि 15,000 तो नहीं दे सकते जी, हमारे तो 15 रुपए भी देने का ब्योत नहीं। मैंने कहा फिर, बोले जी, मैं कहा आपके पास क्या है, करते क्या हो, बोले जी हम तो दिहाड़ी करते हैं, तो दिहाड़ी दे दे जी, कितनी दिहाड़ी देवा, मैं कहा आप 20 दिहाड़ी दे दो, 20 माँ दे दो, 20 बाप दे दो, जिंदगी की 20, यानी कि आप जिंदगी के 40 दिन दो अपने बच्चे के लिए, हम आपके बच्चे के लिए पूरी ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। तो गांव वाला आदमी बोला 20 दिहाड़ी तो दे देंगे, जिंदगी की 20 तो कुछ भी ज्यादा नहीं है, क्या है, ठीक बात है, नथिंग मोर देन दैट। मैंने कहा ठीक है। 350 बच्चे हमने सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके गरीब माँ बाप थे, हमने जब उनको समझाया और उनकी काउंसलिंग करी, एक माँ बाप ने अपने 40 दिहाड़ियां लिखवा दी। हमारे पास 14,000 दिहाड़ी इकट्ठी होगी, तो हमने गांव की दीवार, उस स्कूल की दीवार बनानी है, हमने ग्राउंड संभालना है, 14,000 दिहाड़ी पड़ी, मार दो रे, एक दिहाड़ी 500 रुपया की है, कितने करोड़ रुपए पड़े किसी को पता थोड़ी है। मतलब आप मिल करके आप ऐसा काम कर लोगे। और सिसाई गांव का तो एग्जाम्पल है, राजकुमार जांगड़ा ने अपने गांव में सिसाई में एक प्रोग्राम किया था, एक जोहड़ भरा था वहां पे, मतलब पूरी खुदाई करके। एसडीओ से पूछा उन्होंने कि ये जो काम हमने किया है, इतनी ट्राली लगी, 1,000 ट्राली, पता नहीं कितनी, मतलब मेरे तो भूल गया मैं, इतना सारा सामान था। बोला कितने का काम होगा, बोला जी कम से कम 25-30 लाख का काम है। बोला जी 1,20,000 में हो रहा है। गांव के एक आदमी ने इतना उत्साह था कि अपने आप काम कर रहा है, 1,20,000 में काम हो जाएगा, जिसकी आप ये कल्पना कर रहे हो कि 25-30 लाख का काम है। तो गांव के लिए जब आप काम करोगे, आप सोचो जब गांव में 53 लाख रुपया जान, 6 करोड़ साल का जान लग रहा है उन 5 मालिका के, वो 6 करोड़ अपने गांव में रोक लो, पढ़ान कौन जावे उन प्राइवेट स्कूलों में, आपके गांव के बालक या पड़ोस के गांव के बालक, वही बालका पे पढ़वा गए, उन महंगी फीस देने लगे, उनने बालकन सस्ते में उड़े पढ़ाने शुरू कर दो ना यार, उनको रोजगार मिल गया, गांव में मिल गया, गांव सुधर कर, आप एक्टिव रहोगे तो मैं उनके ऊपर नजर भी रखोगे। जय 4.5, मान लो 4,500 जनसंख्या का गांव है अगर, तो ये मान के चलो उस गांव में 1,000 एक घर होंगे, 700-800 हजार घर, एक घर 5 घर की ड्यूटी लाओ एक दिन की, तो उस घर का नंबर 200 दिन में आओगा, 5 घर की ड्यूटी लाओगे तब ना आज ड्यूटी पकानी है। लेडीज भी जाओगे आज और जेंट्स भी जाओगे, सबके गांव में सारे जितने संस्थान चल रहे हैं, म्यूजिक का अलग चल रही है कोचिंग, साइंस की अलग चल रही है ट्रेनिंग, आर्ट की अलग चल रही है, डांस की अलग चल रही है, स्पोर्ट्स की अलग चल रही है, पढ़ाई की अलग चल रही है, सारी चीजों की ट्रेनिंग चलने लग रही। अब वो सारी उन ट्रेनिंग में जाके घूम कर आऊंगी, लेडीज भी जाऊंगी, छोरी हम देखें, जेंट्स भी जाओगे, सारे अपनी छुट्टी लेकर उस दिन ड्यूटी पकाओगे, देख के किस जगह पे के कमी लगी वो नोट करेंगे सामने, और फिर हफ्ते दिन सारा काम मीटिंग करेगा, ये नोट करिए भाई प्रॉब्लम, इनका सोल्यूशन करो फटाफट, नोट करो ना, बोलो मत करी फालतू, मतलब जबान से बकवास मत करो, वहां नोट करो लिखित में, ये प्रॉब्लम है अगले हफ्ते हुए खत्म हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम है अगले हफ्ते में खत्म हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम अगले हफ्ते में, आप प्रॉब्लम बताओ और खत्म हो जाएंगे मिलकर। किस चीज को नहीं कर सकते आप, ट्रेनिंग भी होगी, उनको सिखाएंगे भी, कमाना भी सिखाएंगे, उनको बताएंगे भी, और हर बच्चा हैप्पी रहेगा। भाई आपको घूमने का शौक है, तो जो 5 गांव का क्लस्टर बनाया मैंने जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले हथियार समझना पड़ता है। अब आप देखो कि ट्रेनिंग 12 घंटे की तो ट्रेनिंग है, फिर एक 4 दिन की ट्रेनिंग में रेजिडेंशियल रखता हूँ, परमानेंट इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे डिस्कस करते हैं, इस गांव में या कमी, इस गांव की या खासियत, इस गांव में इतने बालक, इतने परिवार, इनका यो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यो करना पड़ेगा, फिर जो वो सारे आप समझ में आ गया, ये वो अपने गाँव के लिए काम करेंगे। तो जब अपने इस पर काम करा, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक, मैं मोटा मोटा वो बता देता हूँ। अब हमारे को, जैसे मैं लेडी के पास गया, एक के पास गांव के अंदर, मैंने उससे बताई नो बता तेरे पे के टैलेंट है, बोले भाई टैलेंट टैलेंट के रहा हमने बेरा, मगर तू कौन सा काम बढ़िया कर सके नो बता, हमने के बेरा, हम तो गोबर हम डले डो, हम तो सारा दिन गोबर में दे रहा भाई, हमने नहीं बेरा न्यू नहीं आ करता ताई, हर आदमी पे कुछ न कुछ खास है, तू बता तेरे के खास है, बोले भाई मेरा कुछ नहीं खास। वहां चाहे कोई ऐसा काम है जो तेरे पड़ोसी, तेरी बाण, तेरी ननंद, तेरी जेठानी दौरानी तेरे करवांदी हो, भाई स्वेटर बनन का, दरी बनान का, तकिए बनान का, कुछ लकड़ी का, कुछ गोस्से तो बढ़िया बना दियो, या नु बता तू कौन सी चीज बढ़िया कर सके, बोला भाई मेरी पंजीरी घनी बढ़िया बना रहा है,
मेरी बाण मेरे को मंगवाया करे और वो कहा करे तू नींबू का अचार भी बहुत बढ़िया लग रहा है, वहां है ना तेरे पे, ये 2 काम तेरे बढ़िया है, कहा तेरी पंजीरी पैक करके बेचना मेरी जिम्मेदारी है, तू पंजीरी बनाओगी, तेरी पंजीरी की फैक्ट्री खोलांगे हम, तेरे की टेंशन दे रही है तू। काम का आप देखो ना, कमाल की बात कि आपका पास जो भी सामान है उसको आप वैल्यू ऐड करके दो ना भाई। देखो गांव का आदमी के ऊपर लूट रहा है, एक भाई ते दूसरे भाई ने ट्रैक्टर कौन दिया एकदम बाई खातर, वो अपना 2 किले दे के गहना धरकर ट्रैक्टर ठा लिया, ये उस पर किस्त नहीं पाट रही। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, बड़ा भाई 3 रुपये किलो गोभी बेच का आया शहर में, उसका छोटा भाई जो उससे लड़ रहा है शान ने 15 रुपये किलो खरीद के फेर लिया है। होया बर्बाद, दोनों बर्बाद होए, वो बर्बाद होया बेचण में, वो बर्बाद होया खरीदण में। बिल्कुल। तीसरा, गेहूं का रेट किसान को मिलता है 1400 से 2000, 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा, ब्राउन पैकेट ब्राउन ब्रेड जरूर दे रहा होगा अगर मैं किसी न किसी के गांव में, ब्राउन ब्रेड 65 रुपये का आधी किलो का आवा है, 130 रुपये किलो उल्टा लिया सड़े हुए गेहूं ने। वो आदमी जो अपना गेहूं तो 20 रुपए किलो बेचने लग रहा है और 130 रुपये उल्टा लेने लग रहा है। बिस्किट का पैकेट 2 रुपया का गेहूं लगा है, जो बिस्कुट का पैकेट 10 रुपये का मिला है। अच्छा। जो आपके पास सामान है आप अपने ही सामान ने देकर उस पर, जो अंग्रेज अपन लूट रहे थे या जो कोई लूट रहा था, राज का मतलब क्या है, पैसा उनका चल रहा है, सिक्का उनका चल रहा है, प्रोडक्ट उनके बिक रहे, हमारा नाश होने लग रहा। आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करके क्यों नहीं बेचते हैं? टमाटर रुड़ते फिरे 1 रुपए किलो भी नहीं उठते किसी ने। आप टमाटो केचप का रेट देखो, कै ग्राम का केचप 1 रुपये का मिला है, लाओ सॉस वो छोटी सी पैकेट 1 रुपये होते हैं हमारे होते, उस पर 5 पैसे भी खर्च ना होता, 1 पैसा भी खर्च ना होता, कैलकुलेट करके देखा तो। अपने टमाटर की केचप की फैक्ट्री होती तो किसी का टमाटर खराब हो गया था तो गांव में क्यों नहीं लाग सकी थी? कोई एनवायरमेंट का पोल्यूशन नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कोई दबदा नहीं। आपकी चीज खराब होने का मतलब ही नहीं है। आप टमाटर केचप वाले सारी चीज बनाने वाले योद्धा हमारे तो अवेलेबल है। मैंने कहा था जब मधुमक्खी वाला एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था ना, मधुमक्खियों को भी कुदरत ने दे दिया, तेरे इतने इंजीनियर चाहिए तो ले अपने इतने इंजीनियर। तो समाज को, उस गांव को कितने इंजीनियर चाहिए ऊपर से दे रखे हैं राम जी ने। आपका काम है उन्हें पछाड़ो और उन्हें काम पे ला दो, उन्हें तराशो, पहले तराशो और फिर काम पे लगा दो। थोड़ा सा आपका मतलब है कि लघु उद्योग में हर चीज को गांव में ही बनाया जाए, गांव में ही बेचा जाए। ये पैसे पे अगर आधारित रहोगे तो आने वाले टाइम में बैंक बंद होने वाले हैं आपके। बैंक बंद हो गए तो ये बैंकों की आपकी ट्रांजैक्शन को टिक के उसके साथ जोड़ देंगे कि आपने वैक्सीन ले रखी होगी तो आप ये करोगे। मैं ये कहता हूं 5 गांव हैं, 5 गांव का 6 गांव का क्लस्टर बना लिया और एक जगह पे स्टोर बना दिया अपना कॉमन स्टोर, जो से है हरी स्टोर बना दिया, खट्टर लाग रहा अंबानी के स्टोर खोलना है, आप किसान स्टोर खोलना अपना। अच्छा। ठीक है, वहां अपनी सारी चीज बनावा, कापी अपनी बना सका, आप झाड़ू अपनी बना सका, कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं है इन सारी चीजों में। दरी अपनी बना सका, कंबल अपनी बना सका, चादर अपनी बना सका, कपड़ा अपना बना सका, आप सब कुछ बना सका, गद्दा जो आपने चाहिए हमें सारी चीज बना सका, आप साबुन तक बना सका। अब जो साबुन आप 30 रुपए का खरीदा वो साबुन पे टोटल खर्चा लगभग 70-80 पैसे आवा है जो 30 रुपया खरीदा। और उनमें कितना केमिकल है आपने पता भी नहीं, लेकिन आप घर बनाओगे तो आपने बेरा है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, किकर यूज करो, चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे टूथब्रश हो, चाहे कुछ भी हो, वो कबाड़ा खरीदने लाग रहे हैं, सेहत खराब करने लाग रहे। आप घर बनाओगे ना, जो सी चीज हमारी 100 रुपया की लेकर आवा है ना, जो करीब मैंने तो, मेरा तो दोस्त की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है मेडिकल की कंपनी की, वो साबुन धोने का था, यो हाथ धोने का जो यो है ना, यो मतलब हैंड वॉश, एक हैंड वॉश बनाने में, एक हैंड वॉश जो हमारा 100 रुपये का आवा है, 5 रुपये का भी नहीं बनता ये, बताओ 5 रुपये का भी। और मेरे तेन कहा भाई इसमें जो कीमत लाग रही है ना बस सिर्फ इस बोतल की है, इस प्लास्टिक वाली लिया है, जितने की उतने का है, समझ ले। और 100 रुपया का लेगा वहां आप उड़े क्यों नहीं बना सकते भाई? उसने क्यों देवा हिंदुस्तान ली और न पॉमोली न डेटोल न फटोल न इनने क्यों देवा हाँ पा? क्योंकि अपने बेरा को नहीं, क्योंकि अपने तो किसी ने बताया को नहीं। जिसने जोन बताने लगेगा, जो करीब मैं बताने लग रहा हूं ना, तो मन ये कंपनी क्या करेंगी, रुपये देकर पैसे देकर मन ने राजनीति करवाने लग जाऊंगी, तू एमएलए बन जा, तन्ने दे जाएंगे इतने रुपये, मन ने बेरा इस बात का। लेकिन मैंने कहूंगी आप नीचे इतने आदमी समझदार बना दा कि मेरे जिस आदमी जब बिकन लग गए तो मेरी को भी खोदने का न बेरा हो,
कि तन्नयू लूटन ला गया। मैं उन्हें बता दूंगा कि थारे लूट क्यों कर हो रही है, तो काल में मैं भी करूं ना, तो तमने बेरा होना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने बताई थी कि न्यू न्यू लूट होया करे। तो ये जो तरीका, जिस काम का काम, अभी देख लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मारा, इस आदमी बेरा को नहीं कुड़ सके हैं। मैं कहना लग रहा हूं इसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, है ना, लेकिन सख्ता नहीं हुई इसके खिलाफत में, है ना, कमाल की बात। ऐसे ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको आप अपना लीडर मानते हो ना, उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने जो आपके पीछे लगे हुए हैं उनकी आप मदद करो। ना चौटाला बोलता, जो लैंग्वेज खट्टर बोल रहा है वही राहुल गांधी बोल रहा है, वही अरविंद केजरीवाल बोल रहा है, वही टीएमसी की ममता बनर्जी बोल रहा है, वही जीतू फलाना पटनायक बोल रहा है, वही सीपीआई वाले बोल रहा है, सेम लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके कब्जे में ये पॉलिटिक्स है और वो संभालते हैं। तो समझदार क्या करना है, जो अगर असली करना है, नीचे के आदमी ने समझदार बनाओ, उसको समझाओ कि तुम्हारा पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे होता है, तुम्हारा सामाजिक नाश क्यों करो हुआ है, थारा आर्थिक विनाश कैसे होता है, तुम अपने बच्चों के उत्थान कैसे कर सकते हो। ने कहा कि भाई हम हमारी जो योजना है, जिस तरीके से हम लोगों को बताते हैं या जो कार्य प्रणाली है उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं लोग, तो उसमें 100% रोजगार की गारंटी जी। और दूसरा आपने कहा कि हम सारी चीजें गांव में ही तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे टेक्निकल चीजें हैं, कुछ कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ्रिज है, एसी है, क्या ये चीजें भी पॉसिबल हैं गांव में? कैसे करेंगे आप बताइए। इसके लिए आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये चीजें बनती कहाँ हैं? ये कंपनियों में बनती है। तो कंपनियों में कौन बनाता है? इंजीनियर कहाँ से जाते हैं? वो तो गांव से जाते हैं। तो गांव का ही बालक है, गांव का, शहर का, कहीं मतलब हमारे ही बच्चे हैं। हाँ, बीटेक करे हुए हैं, गांव के हैं। इसका मतलब उसको बनाने वाले भी हमारे बच्चे, उसको असेंबल करने वाले भी हमारे बच्चे, कंपनियों की मार्केटिंग करने वाले भी हमारे बच्चे, सब कुछ करने वाले हमारे बच्चे, और प्रॉफिट कमा रही है कंपनियां। तो स्पेयर पार्ट वगैरह डॉक्टर साहब वो तो भाई, एक तो पहली बात तो ये है कड़क सिंह जी की, और बाकी लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि इस इंटरव्यू को आगे देखने से पहले इसका पहला भाग जरूर देख लो, या इससे जो पहले मैंने बोला है वो जरूर सुन लेना। इसके बिना ये बात नहीं समझ में आएगी कि हम जो बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये है कि जो आप ये कह रहे हो कि वो स्पेयर पार्ट कहां से आएगा, तो वो जो कंपनियां बनाती है उनके पास कहां से आता है? उनके पास भी तो कहीं से आता होगा। और जब उनको सस्ता मिलती है, आप एक बात देखो, उनको सस्ता मिलने के बाद, उसको बेचने के बाद, इतने सारे हजारों लाखों कर्मचारियों को तनख्वाह देने के बाद भी उन कंपनियों को हजारों करोड़ का मुनाफा हो जाता है। तो इसका मतलब अगर उन बच्चों ने वो उन कंपनियों के लिए ना बना करके अपने गांव के लिए बनाया होता और अपने लिए बनाया होता, तो वो हजारों करोड़ रुपया गांव का बचता। या मतलब आप समझिए इस पॉइंट को। आपकी कोई भी चीज है, टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड, कोई भी चीज है, वो चीज जब बनेगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिएगा, जब वो कंपनियों को सस्ता मिल सकता है, तो वो गांव की ऑर्गेनाइजेशन को सस्ता क्यों नहीं मिल सकता? डॉक्टर साहब, वो कंपनियां इस्टेब्लिश करने के लिए वो जो रॉ मटेरियल बनाना है या पुर्जे बनाने, वो बनाने के लिए जो कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको समझिएगा गौर से। आप मोटरसाइकिल की कंपनी में जाइए, और आप ट्रैक्टर कंपनी में जाइए, आप किसी मेडिकल कंपनी में जाइए, एक भी कंपनी एक भी चीज अपने आप नहीं बनाती। अच्छा। बाबा रामदेव जहां से दवाइयां बनाता है, 2 फैक्ट्रियों तो मैं जानता हूं उनके मालिकों के दोस्त को, यहां देता है वो आउटसोर्सिंग पे। जो ट्रैक्टर, जो अब आप देखो, आपकी मोटरसाइकिल है, सीट बला फलानी कंपनी की, या लाइट इस कंपनी की, बल्ब इस कंपनी का, ब्रेक तार इस कंपनी की, हैंड ब्रेक इस कंपनी के, चेन सेट इस कंपनी का, सारी चीज तो अलग अलग कंपनियां की है। वो कंपनी को ठेका देते हैं, वो कंपनियां सस्ते रेटों में अवेलेबल कराती हैं, वहां से हमारे मजदूरों को, हमारे लोगों को बिठा करके वो उनको असेंबल करते हैं, असेंबल करके हो जाता है। मानते हैं, मैं मोटरसाइकिल के लेवल पर जाने की बात तो जब आएगी, जब आ जाएगी, लेकिन आप साबुन तो अपना गांव में बना सकते हैं। एक हैंड वॉश की बोतल जो आप 100 रुपए की खरीदते हो,
जो ये हैंड वॉश का जो डब्बा होता है, मेरे दोस्त की मैन्युफैक्चरिंग है। क्या क्या चीजें जो मतलब स्मॉल स्केल पे और कम खर्चे में और ज्यादा खपत की क्या क्या चीजें हैं डॉक्टर साहब जो हम जो बना रोज सकते यूज हैं? होती हैं। Daily फर्नीचर use आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। गद्दे अपने बना सकते हैं, झाड़ू अपनी बन सकती है, कापियां अपनी बन सकती हैं, पेन अपने बन सकते हैं, इंक अपनी बन सकती है, हैंडमेड कपड़ा अपना बन सकता है, स्वेटर अपने बन सकते हैं, रसोई दरी का बन सामान। सकती हैं, रसोई के भी ढेर सामान बन सकते हैं। सारे सारा बन ही सकते खाने हैं, का तो मतलब सारा ही सामान किसान बनाता है। मसाले हैं, चटनी है, Everything, जो भी सब अचार कुछ। है, सब आटा है, आटा तो है ही सब कुछ, सब कुछ। और नुकसान देखो, गांव के लेवल पे तैयार करने का और शहर पे जाने का मैं आपको फर्क बताता हूँ। आप अपना गेहूं पिसवा के लेकर आइए, वो गेहूं हफ्ता 10 दिन के अंदर खराब हो जाता है। मतलब वो उसके बाद हम आमतौर पे हमारे घरों में पहले तो दौर ऐसा था कि रोज पीसते थे। हाँ, जब हाथ से पीसते हाथ वाली चक्की थे, से। रोज पीसते डेली थे, का एक दिन का भी आटा नहीं रखते होते नहीं थे रखते। एक्चुअली, और वो हेल्दी थे लोग। फिर हमने हफ्ता 10 दिन रखना शुरू कर दिया, और अब जो शहर का आदमी है वो उस आटे को लेकर के आता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है बेस्ट बिफोर यूज विद इन 6 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 6 महीने तक सुरक्षित। और वो 6 महीने बने हुए होते हैं, फिर आता है वो, यानी वो 1-1 साल तक आटा रखा होता है, उस कबाड़ को खाता है हमारा आदमी। अच्छा, दूसरा उसका फर्क बताऊं, वो आटा अब गेहूं का लगा लो, 14 रुपए किलो से 20 रुपए किलो तक गेहूं किसान अपना बेचता है, 2000 रुपए क्विंटल का रेट है। उसको ब्रेड का पैकेट, उसी को सड़ा के मतलब ब्रेड बनता है, और वो ब्रेड का पैकेट अगर ब्राउन ब्रेड की मैं बात करूं तो 65 रुपए का आता है, आधी किलो वाला, 500 ग्राम 400 ग्राम वाला, यानी 1 किलो ब्रेड आपको 130 रुपए किलो पड़ा। यानी कि आपका गेहूं जो कि आप 20 रुपए किलो बेचा था, वही आप वापस 130 रुपए किलो लेके आ रहे हैं। उसमें डॉक्टर साहब बनाने में भी तो खर्चा आता होगा। क्या जो भी है, क्या आपने कभी बनाया है ना। आपने घर में समोसे तो बनाए होंगे, हाँ, क्या उतना ही खर्चा आता है जितना बाहर से लेके आते हो? जो आप सामान बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, एनीथिंग, पनीर बनाओ, आप अचार बनाओ, आप क्या वही आता है जो बाहर से आता है? इतना शोर है कि वो बाहर से सस्ता मिलेगा। जितनी बड़ी कंपनी का मटेरियल लोगे उससे सस्ता बनेगा, और उससे बेहतर बनेगा, उससे ऑर्गेनिक होगा, हेल्दी होगा खाने का सामान, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। आप देसी यूज कर सकते हो, कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। बैठ करके मेरा कहने का मतलब आप तो ब्रेड की बात करते हैं, मैं तो गेहूं का ही आटा जो थैली में पैक्ड होके आता है वो 30-32 रुपए किलो मिलता है। हाँ, तो देख लो उस पे पिसाई पे कितना लगता है। पिसाई पे तो कुछ भी नहीं, वो आप मतलब ये 1 किलो पे हाँ, कितनी पिसाई, 20 रुपए किलो से 32 रुपए 12 रुपए किलो पिसाई होगी क्या? साहेब, जब आपके गांव के अंदर आटा पीसना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। तो आपका जो घर घर में चक्की के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, वो आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आपका मोटर जो है वह एक चलेगी और उस पर 10 चीज घूमने की यूज हो सकती हैं। पूरी ला लगा कर, सापट ला लगा, कितना ही बड़ा चला लो, चक्की इतनी बैटरी ला लो, कई चीज की गंडासा उससे चल गंडासा, रहा है, सब ट्यूबवेल कहता उससे है। चल रहा है, समरसीबल हाँ। उससे चल रहा है। और तो मतलब आपकी गाड़ी की सर्विसिंग से लेकर के, आपकी रिपेयरिंग से लेकर के, आपकी टेक्नोलॉजी से लेकर जो भी बातें हैं वो सब कुछ हमारे यहाँ पे बन सकता है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसके लिए हमें शहर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े और वो हमारी जरूरत की हो। होगी भी तो इतनी सी होगी कि सारा गांव मिला के, जैसे मान लो आपका मोबाइल यूज होता है, मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग सारे अपना अलग अलग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। अगर गांव इकट्ठा होकर डिसाइड कर ले कि हम लोग ये इसकी बजाय मोबाइल से हम इंटरनेट नहीं चलाएंगे क्योंकि 5G बहुत खतरनाक है, और हम अपने हर 3 घरों में एक ब्रॉडबैंड ले लेंगे फाइबर वाला, स्पीड ज्यादा, आपकी डाटा ज्यादा, खर्चा कम, और आप 5G के रेडिएशन से बच गए। लैपटॉप पे चलाओ, मोबाइल पे मत चलाओ, ठीक है। इसी तरह से आपके बच्चे की पढ़ाई का रिलेटेड ले लो। मैंने जिस गांव का एग्जांपल दिया था, एक गांव में 6 करोड़ रुपया तो हम शहर को दे रहे हैं, 6 करोड़ रुपए में अपने गांव को बना लो। खेल का लगा लो, मैं अपने बच्चे पे अकेला खेल पे जोर लगाऊंगा, आप अलग लगाओगे, आप अलग लगाओगे, सप्ताह काम लग के कितना गए, 500 भी नहीं हिस्से में आते। इस तरह ट्रेनिंग पे लगा लो, फिर उसके कमाई पे लगा लो। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब इस दौर में कर रहा था, इस पे काम करते हुए, तो मैं गंगा टेढ़ी पोपड़े की एग्जाम्पल देता हूँ। तो उस गांव में मैं गया, तो वहां मैं उस वक्त मैं घरों में ये भी पूछा करता था, भाई तुम्हारे घर से कोई आदमी विस्थापित होकर शहर में गया है क्या?
क्योंकि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि मेरे गांव में नहीं सुविधा मिली तो दूसरे शहर असंध चला गया, असंध में नहीं मिली करनाल चला, करनाल जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, अब मैं जब चंडीगढ़ में गया, चंडीगढ़ में 10 साल गए हुए हो गए, तब जाके समझ में आया कि तो तू गड़बड़ कर गया, अपने गाँव को बर्बाद अपने हाथों से कर तूने। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ, तो मैं वापस गाँव में आकर के ठीक करने लगा उस चीज को, और फिर देखा कि सिर्फ मेरे गाँव से काम नहीं चलेगा, मुझे आसपास के सभी गाँव पे काम करना पड़ेगा। तो मैं इस पे बता रहा था, मैंने उसमें एक बंदे से पूछा तुम्हारे घर से कोई बाहर गया है क्या? उसने कहा गया है। कहाँ गया? पानीपत। क्या करता है? गद्दे की फैक्ट्री में काम करता है। तो गद्दे की फैक्ट्री में काम करता, नंबर दे जरा उनका। उनका नंबर मिलाया मैंने, उनसे पूछा भाई कहाँ रहते हो, यहाँ रहते कितने साल हो गए आए हुए, मतलब 10-15 साल उसको हो गए। ओके, बच्चे साफ हवा में, शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। कहाँ डॉक्टर साहब, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, बुरा हाल है यहाँ तो भाई फिर पढ़ाई पूरी तो मौज हो रही होगी, अरे ट्यूशनों ने स्कूलों ने खा लिए इनने तो फिर किस लिए क्या करें, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं। मैं कहा तो फिर जो ये पढ़ाई जो तुम करा रहे हो, इस पढ़ाई से तुम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाओगे? बोला जिसका भी नहीं पता किसी चीज का, स्कूल वाला कोई गारंटी नहीं ले रहा। मैंने कहा मैं कहा एक काम करते हैं, अगर तेरे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में गांव में ही पढ़ाने को दिया जाए, उसकी जो रियल स्किल है उसको डेवलप किया जाए, उस स्किल से तेरे को पैसा कैसे कमाना है वो आपको मौका दिया जाए, 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो, तो क्या वापस आने को तैयार है? राजी मैं तो ई बाजू पर रोटी कैसे खाऊंगा, तेरी तनख्वाह कितनी है? राजी 45,000। मैं कहा गांव में जितने सारे खर्चे काट के 15,000 दे दो। मैं तो ई बाजू। तो क्या तू मैनेजर की पोस्ट पे ही था वहां पहले दिन से? बोला ना जी मैं तो सुपरवाइजर था और मैनेजर बना हूं। मैं कहा अगर हम गांव में गद्दे की फैक्ट्री बना लें तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो फैक्ट्री खोलने में? तो और कितने रुपए में खुल जाएगी? बोला जी 2 लाख रुपए में हम गद्दे की फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे तो 50,000 से कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख में हमारी मशीन वाली गद्दा चालू कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, तो उसमें फिर अपने को कितना क्या कुछ होगा? बोला जी देखो जो गद्दा आप 3,000 रुपए का खरीदते हैं, इस गद्दे के ऊपर टोटल खर्चा 600 रुपए आता है हमारा। 600 रुपए। तो गणा आप 1,000 रुपए लगा लो, तो 2,000 किसको बच रहे हैं? कंपनी के मालिक को। अब वो कंपनी का मालिक उस 2,000 में क्या क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, अखबार वालों को देने का पैसा है, फिर उसके तनख्वाह का है, और अपनी खुद की गाड़ियों का उनके खर्चे, वो सारे के सारे हमारे गद्दों से, हमारे पैसों से तो चला रहा है वो। तो वो पैसा आप अपने गांव में क्यों नहीं रखते भाई? उसके बाद अगली चीज, तो इस तरह से जब हमने इन पे काम किया तो हमने देखा कि जो मैं आपको थोड़ी देर पहले वो हैंड वॉश की बात बता रहा था, मेरे दोस्त की मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैंने आपको बताया कि रामदेव की दवाइयां भी बनाते हैं वो आयुर्वेदिक की। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये हैंड वॉश कितने का बना कर है? बोला तना चाहिए ले जा तो। मैं बोला मैंने वो नहीं, मैं कितना दे देगा तू? बोला वह 5 लीटर की कैनी भरी वाले जा ठा के ना अपनी करदारी में। मैं कहा कितने का वह है? कितने का? बोला आरओ महंगा पड़ा उसने। अच्छा, मैं बोला बड़ा आरओ लगा रखा उसने, तो जो ऊपर आरओ लग रहा है ना वो महंगा पड़ता है इससे, जितना वो पानी वेस्ट करता है वो करता है। मैं बोला ये जो 100 रुपए वाली बोतल इसमें कितने रुपए का है? ये सामान कितने का है? मैं तो सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करूँ तो। बोला अगर कंपनी, ये तो मेरे को तो कंपनियों ने बता रखा इसमें इतने % या मिलाना, इतने % यो मिलाना या फ्लेवर डालना है। असलियत में जो हाथ धोने का बिल्कुल जमा आयुर्वेदिक और जमा बिल्कुल बेस्ट ऑर्गेनिक चाहिए ना, हाथ धोने का सामान चाहिए, तो इस पूरी बोतल 5 रुपए में 10 रुपए में तैयार हो जाएगा। 10 रुपए फिर क्या के नाम के, बाकी पीछे इतने पीछे क्या के नाम के है? बोला इसमें जितनी कीमत है ना वह सारी इसकी इस बोतल की है जिसमें जो डाल रखा है, इस पर जो नाम लिख रहा है। नाम के तो 100 रुपये हैं। अच्छा। बोतल के भी तो 20 रुपए की तो वह भी आवे ना जिसके अंदर वो डाला जावा है। अच्छा, जिसमें वो डलती है वह तो 20 रुपए की, और सामान 5 रुपए का उसके अंदर। अच्छा अच्छा। अब जो आप ये साबुन लेके आते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के, इनकी ऐड आती है बड़ी बड़ी हीरोइनों की, उस साबुन पे मुश्किल से 1 रुपया खर्च होता है जो आपको 30 रुपए की मिलती है। अच्छा, तो वो 29 रुपए आपके उन कंपनियों की जेब में जा रहे हैं। आप अपने घर में साबुन बना सकते हैं और उनसे बढ़िया बना सकते हैं। भाई वहां भी तो बनाने वाले हमारे ही बच्चे हैं। तो ऐसी चीज जो वो सारा पैसा जो जान लग रहा है गांव अपना खोखला करके अपने नौप की और अपने पसीने की, खून पसीने की कमाई को उन बड़ी बड़ी कंपनियों को पूज रहा है और अपने देश को और अपने गांव को खोखला कर रहा है, उसको बचाने के लिए गांव के अंदर ही पैसा घूमना जरूरी है। और इसीलिए हमने फिर इसको किया था कि जो मैं आपको पहली वाली उसमें बताया था, थोड़ी देर पहले जो बताया था कि उसके अंदर क्या था कि आपके बच्चों के टैलेंट हमको पता है,
तो आपकी अब वो कौन सी चीज को काम करके खुश रहेगा, वो भी आए। इसका एक और अल्टरनेट निकाला हमने कि मान लो 5 गांव के अंदर हमने एक क्लस्टर बना दिया कि इस गांव में झाड़ू की फैक्ट्री बेस्ट रहेगी, इसके अंदर गद्दे की रहेगी, इसके अंदर पेन कापी जो भी, मतलब वो हम बैठ के डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज सारे गांव मिलके काम करेंगे समाज के लिए। तो हर 5-10 गांव का एक कलेक्टर बनता रहेगा, तो वो पैसा वहां से बाहर नहीं जाएगा, वो पैसा वहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि छोटे समाज को कंट्रोल भी करना और उसको समझना, मतलब और वहां की समस्याओं को दूर करना बड़ा आसान होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वहां पर आपको जो काम सीखना है, देखो आपका टैलेंट हमने बता दिया, आप टैलेंट के अलावा भी कुछ करना चाहते हो, मान लो आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करना है, आपको काम क्यों करना होता है, सामान चाहिए होता है आपको, भाई आपको गाड़ी चाहिए, तो वहां गाड़ी इकट्ठी, अगर जितनी गांव में पूरी गाड़ियां हैं उनमें सारी गाड़ियां अगर सारे गांव के लिए अवेलेबल करा दे, खर्चा कुछ भी नहीं। अगर उनकी बजाय हमारे पास कैब या बस का सिस्टम हो तो कोई खर्चा नहीं आएगा। पूरी दुनिया के अंदर ओला और उबर के पास एक भी कार नहीं है, और वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन रही है, तो गांव में को नहीं हो सकती हमारी। उसके बाद ट्रैक्टर जितने खाम खाई के किस्त नहीं भर रहे, ऐसे भी तो है जहां ट्रैक्टरों की जरूरत है, तो हमारे बालका ने ड्राइविंग का शौक है तो ट्रैक्टर भी वहां यूज उसके है। इसके बाद जो ग्राम मोटरसाइकिल खाली खड़ी है वह भी यूज उसका है। इसके बाद जो ग्राम आदमी खाली बैठा हो भी यूज उसका है। जिसने जो करना है भाई, जैसे मान लो आप ये कहते हैं कड़क सिंह खाली बैठा है, आज क्या करूं, टाइम नहीं पा रहा, तो बाहर निकलो, जो 5 गांव में से किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी फैक्ट्री में जाओ, अगर आपने वहां ट्रेनिंग ले रखी है उस काम को करने की, पहले आपको ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा उस कंपनी का, वो कोर्स कंप्लीट करते ही आप उस कंपनी के अंदर कभी भी जाओ, जितना काम करना चाहते हो करो, जितना करना चाहते हो, काम चलाना है काम चलाओ, घना करना है घना करो। आपको क्या मिलेगा उसके बदले में, मान लो हमारा जो स्टोर है किसान स्टोर, जिसका मैंने नाम सोचा हुआ है, हमारा जो किसान स्टोर है, ग्राम किसान स्टोर, उस किसान स्टोर पे जो सामान रखा है उसकी कीमत रुपयों में नहीं है, अच्छा, उसकी कीमत घंटों में है। अच्छा, कि 2 घंटे काम करका होगा तो या चप्पल मिलेगी, 4 घंटे काम करका होगा तो यो पेन, मतलब यो सामान मिलेगा, यानी कि इस पैकेट पे इतने घंटे की है यह चीज। यानी आप चाहे झाड़ू बना रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर बना रहे हो, चाहे आप गांव की सफाई का काम कर रहे हो, आप चाहे कोई काम कर रहे हो, आपको जो टोकन मिलेगा वो घंटे का मिलेगा, रुपया का नहीं मिलता। समझ गया भाई, ये मोबाइल लेना है तो 20 घंटे है, इसकी कीमत 50 घंटे 100 घंटे जितना भी और रुपया नहीं है, तो इतने घंटे काम कराओ, उड़द नोट ले आओ। तो उसमें डॉक्टर साहब काम किस टाइप का करे, इसका कोई मायने नहीं भाई। आप जब आप गांव के सबसे गरीब आदमी को भी उतनी इज्जत दे रहे हो जितनी प्रिंसिपल को और नेता को दे रहे हो, तो काम को भी बराबर कीमत है। फिर उसमें यो नहीं है कि मास्टर से ज्यादा इज्जत, प्रिंसिपल से ज्यादा बंगी है। हाँ, उसने 10 घंटे सफाई का काम किया। हाँ, कोई प्रिंसिपल है उन्हें 10 घंटे, बीटेक है, हाँ, उसने इंजीनियरिंग का काम 10 घंटे करे। हाँ, तो क्या बंगी के 10 घंटे उसके बराबर गिने जाएंगे? ये बैठ के गांव डिसाइड कर सकता है। भाई देखो, अगर गांव का जो इंजीनियर है वो अगर लालची है, वो अपने 10 घंटे की एक्स्ट्रा कीमत मांगेगा, लेकिन अगर वो गांव की भलाई के लिए चाहता है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है। जब गांव देखो, आपको ज्यादा पैसे किस लिए चाहिए, हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उस आदमी को खुद सरेंडर कर देना चाहिए। भाई मैं बराबरी होनी चाहिए। मैं 7 साल से लगा हुआ हूँ, मैं तो कभी किसी गांव में तो कोई पैसा नहीं मांग गया एक्स्ट्रा, मतलब बराबरी होनी चाहिए। हाँ भाई, उसका काम झाड़ू मारना है तो पर 10 घंटे कराना उसने, उसका काम टेक्निकल है तो उसने 10 घंटे। भाई तुम तने पसंद हो तो ये बड़ी अच्छी थ्योरी। हाँ, आपकी टाइम की कीमत है। ये बराबरी का जो है ना, हाँ, जो बात हम करते हैं कि सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, हाँ, ये एक साथ ये काम भी होने भाई। प्रिंसिपल का भी आप देखो ना, प्रिंसिपल की इज्जत, मास्टर की इज्जत, जेबीटी की इज्जत, स्कूल की इज्जत, सीनियर सेकेंडरी वाले मास्टर की, लेक्चरर की इज्जत और पीएन की इज्जत बराबर है। इज्जत तो बराबर, बिल्कुल, तभी तो बराबर होगी जब उसके घंटे की कीमत बराबर होगी। अगर आपके डीसी को ज्यादा बड़ी गाड़ी मिलती है, डीसी को ज्यादा ताकत मिलती है, पावर मिलती है और वो मिलता है, तो फिर उसके घंटे की कीमत ज्यादा हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली, कि उसके तो इतने घंटे 24 घंटे वो काम कर रहा है तो उसकी तो कीमत इतनी और इसकी इतनी, तो यहाँ वो गड़बड़ हो गई।
चलो वो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को उनको चीजें मैनेज करनी है, वो अलग इशू हो गया, तो कुछ सुविधाएं तो अलग चलो हो, हाँ। वो उसमें नहीं पड़ते। लेकिन फिलहाल मुझे इतना पता है कि देखो समस्याएं तो जब आप करने चलोगे ढेर सारी आएंगी, लेकिन उन समस्याओं पे जब डिस्कशन होगा तो धीरे-धीरे, हाँ, एक एक करके समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। भाई जैसे हम खेल वाले पॉइंट पे बात करें कि हमारे गांव में ही हमारा आर्ट सेंटर है, गांव में ही हमारा लकड़ी काश्तकारी का काम चल रहा है, वहीं हमारा लोहे की वेल्डिंग बच्चों को सिखा रहे हैं, हम वहीं पे खेती करना सिखा रहे हैं, पशुपालन भी सिखा रहे हैं, मेडिसिन भी सिखा रहे हैं, सारी जिंदगी जीने के लिए आपको जो जो चाहिए। भाई जैसे मेरे चंडीगढ़ में एक बल्ब बदलने का 100 रुपए ले लेता है इलेक्ट्रिशियन आकर के, हमारे गांव वाले बालक में तो न्यू आवा है करना। हाँ। तो अब मेरा जो बच्चे को, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन, या तो हम सारे बच्चों को सिखाएंगे बल्ब बदलना कैसे बदलना है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी को सब कुछ समझाएंगे। अगर फिर भी कोई नहीं करना चाहता है तो आप फोन करोगे जब किसी बच्चे को, तो वो बोलेगा जी मैं यहाँ से चलूंगा इतने बजे और वहां तक लेकर उल्टा जान में मैंने 1 घंटा लगा, तो मेरे 1 घंटे आपसे ले लूंगा, मैं 1 घंटा आपसे लेना, 1 घंटा, ठीक बात। 1 घंटा आपसे ले लूंगा, आप अपना 1 घंटा उसको दे दो, उसके पास 1 घंटा हो गया, तो वो अपना घंटे का जाके कुछ सामान ले लो। सामान लेने के लिए तो पैसा चाहिए आपको। तो बैंकों की जो ये कर्जदारी है, बैंकों की जो ये आपके ऊपर तानाशाही है, आप इससे भी निजात पा जाओगे। चीजें बहुत सस्ती मिलेंगी, सब कुछ आप वहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। मैक्सिमम चीजें खेती की चीजों से जुड़ी हुई होती हैं, तो किसान अब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। क्योंकि देखो खेती जो आप बात करते हैं या हम बात करते तो हैं, पैसे की जो इम्पोर्टेंस है डॉक्टर साहब, हाँ, वो खत्म हो जाएगी। समाज कितना अच्छा था जब पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं थी। आप देखिए ना, इंपॉर्टेंस नहीं थी जब लोगों को ये लगेगा कि मेरी जो सर्वाइवल है वो आपकी भलाई के बिना पॉसिबल नहीं है। क्या मिलेगा? मान लीजिए मेरा स्टोर है, उसको भी घंटे मिलेंगे अपने, वो मैनेज करने के घंटे लेगा। अच्छा, वो अगर वो स्टोर सारे गांव का है ना, स्टोर सारे गांव, वहां काम करने के पैसे हैं सबको। मैनेजर, आपको मैनेजर बनने का शौक है, मैनेजर बनने की ट्रेनिंग ले लो, चीजों को स्टोर कैसे करना है, अपना 4 घंटे काम करो, अपना अगले मामला सुलझाएगा, अगले तो शौक के चलते बनो। आपके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको 60 घंटे की ड्यूटी देनी है। मैनेजर को भी 4 घंटे ही मिलेंगे, फिर 4 हाँ, घंटे के बदले कुछ ले लो, 4 घंटे के बदले अपना सामान लेना, उसको भी सैलरी, उसको भी नहीं। क्या मतलब है? तो पैसे का तो फंडा ही खत्म, फंडा ही खत्म ना। पैसे का फंडा खत्म होगा तो समाज पैसे बनेगा। के बाद से हाँ, करप्शन और वो सारी चीजें देखो, आप जब खुश हो ना काम करते हुए, तो आप उसके बदले में पैसा मांग ही नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं आपको। जब हमारी जरूरतें पूरी होने लग रही है, कपड़ा, रोटी, हाँ, लत्ता, जूती, दवाई, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो पैसे का क्या? मैंने प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं आपको। मेरे पास सैलरी अकाउंट हुआ करता था मेरा, जब मैं नौकरी करता था, ठीक है, टीचर था मैं। मेरे पास 2014 में सरकार बनने के बाद वो नंदन नीलकेनी से अरुण जेटली मिला, अगले दिन आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया। पहले बीजेपी आधार कार्ड के खिलाफ थी। उसके महीने के बाद मैं अपने बैंक में गया, मैं बोला एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, बैंक वाले बोले जी आधार कार्ड दे दो। मैं तो बनाया नहीं भाई। बोला जी आधार कार्ड नहीं होगा तो अकाउंट आपका सीज हो जाएगा। मैं काम कर, मेरे पीछे दे दे सारे इब्बे और अपना अकाउंट ना कर ले सीज। 2014 से लेके आज 21 आ गया, 7 साल में मैंने बैंक से ट्रांजैक्शन 0 है मेरी, कोई पैसा नहीं। बैंक नहीं है तो मैं किसी से पैसा लेता नहीं। अब मेरी जरूरत की जितनी दुकानें हैं, कपड़े की, मेरे बेटे का खेलने का सामान, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग, मेरे और राशन पानी का, दूध वाले का, और बच्चे की फीस, किताबें, जितनी दुकानें हैं वो दुकानें फिक्स हैं। दुकान वालों को पता है देवेंद्र बलारा झूठ नहीं बोलता और किसी का पैसा नहीं खाता। उनको ये मालूम, उनको ये कह रखा भाई लाख रुपए तक की उधार कर लिया करो, या कितने तो पैसा होगा तो उधार पे जा दूंगा। अब मैं वो मेरा सारा काम उधार पे चलता है, सब कुछ, एवरीथिंग। अब मुझे किसी ने पैसे देने हैं, मैं उससे कभी पैसे लेता ही नहीं। मैं कहता हूँ मेरे राशन वाले के जमा करा दे इतने मेरी गाड़ी वाले के करा देते, मेरे उसके करा देते, पैसे जमा पड़े हैं। मेरे को कैसे जरूरत है पैसे की भाई, मेरा काम चल रहा है ना। दोस्त से क्रेडिट कार्ड ले रखा है, 2 दोस्तों से क्रेडिट कार्ड, भाई इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो क्रेडिट कार्ड सारा यूज कर लूंगा, तो अकाउंट में खाते में करवा दूंगा। पेट्रोल डीजल के लिए मैंने कार्ड किसी दोस्त से बनवा रखा है, उसी का पेट्रोल कार्ड यूज करता हूँ। मैंने नहीं एक चवन्नी भी यूज पैसे की। इतना दोस्त, इतना सर्कल, इतना अच्छा है समाज का, कदे इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, मैं अगर आपको फोन करके कहूँगा कुंडा साहब पीछे खत्म हो गए, 100 रुपए तो आप भी दे दोगे। ठीक है, तो मतलब इट इज नॉट अ फैक्ट कि अच्छा, क्योंकि मैंने कुदरत से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इस विद्या से कभी लग्जरी नहीं खरीदूंगा, तो मैंने लग्जरी नहीं खरीदनी। ना मेरे घर में टेलीविजन, ना सोफा सेट, ना डाइनिंग टेबल। अब मेरी घरवाली बोलती है कई बार सोफा ले आओ, मैं क्या किस लिए लाऊं? बोले कोई आ जाए, स्टेटस में ना कोई आ जाए। तुमका ऐसा है, अपने घर में वही आदमी आया होगा जो वहीं बैठ सकता है जहां हम बैठे हैं।
बिल्कुल। तो किसी को दिखाने के लिए मैं लाऊंगा नहीं, और जरूरत हमारे को है नहीं। तो कुर्सी जहाँ हो, खाट हो, कुछ भी पिड्डा हो, मुड्डा हो, वो कुछ भी हो, बैठना है तो अगर है। हम नीचे बैठ के हम खाते हैं हाँ। तो जो गेस्ट आएगा वो भी नीचे बैठ के खा लेगा। बिल्कुल। गोड्डे दुख रहे होंगे तो ना कुर्सी पे बिठा के खुआ देंगे। हाँ। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके घर में कितनी दिखावटी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप कितने खुश हैं। अगर आप खुश हैं, आप ना किसी से लड़ोगे, आपको ना डिप्रेशन होगा, ना आप बीमार होगे, ना आपके अंदर लालच आएगा, ना आप भ्रष्टाचार करोगे, ना आप नशा करोगे, ना आपके घर में कलेश होगा, और आपकी जिंदगी खुशनुमा होगी। अब इसका असर देखो आप क्या है, क्योंकि आप खुश हैं, क्योंकि आप मस्ती में हैं। मैं नौकरी में अगर थोड़ा बहुत भी पजल हुआ तो नौकरी छोड़ दी। मैं इंस्टीट्यूट जब मुझे गलत लगा मैंने वो छोड़ दिया। जब अब ये मान लो मुझे कल को परेशान करेगा मैं इसको छोड़ दूंगा। तो जो चीज दिमाग के ऊपर वजन करती है अपन उस चीज को छोड़ देंगे। तो आपको कौन सी चीज वजन डाल सकती है? 25 साल से मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। एक बार भीड़ लड़ गई थी तो मैंने भाषण देना था तो सोजस ना आए इसलिए वो सिट्राजिन खा ली थी, गिल की गिल दबा दी। एक दिन हम किधर घूमने जा रहे थे तो हमने अगले दिन जाना था, बुखार चढ़ रहा था तो खुद ठीक करने का टाइम नहीं था भाई, सवेरे घूमना मिस नहीं हो जाए, सारे दोस्त जाएंगे, तो उस दिन खा ली थी। 2 दिन मतलब वो मैं दवाइयों में नहीं काउंट करता उसको, क्योंकि वो इमरजेंसी यूज था। मतलब इन द सेंस कि आप रेगुलर बीमार नहीं होता हूं मैं, बुखार तो खुद ठीक करता हूं, मेरी बॉडी मेरी खुद हीलर है। मेरा बेटा आज तक हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होया। आप अमेज करिए, 15 साल से मेरा बेटा हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होया। आगे परमात्मा क्या करता है आई डोंट नो। मेरी बीवी, मेरी शादी को 16 साल हो गए, मेरी वाइफ आज तक एक दिन हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुई। कद्दे प्रेगनेंसी में भी जो दवाइयां डॉक्टर ने दी थी आज तक वे भी नहीं खाई उसने, ना कोई वैक्सीन लगवाई ना कुछ और क्या। ये जो नेमत है कुदरत ने दी है, ये नेचुरल रहने की खासियत है। इस चीज के लिए जो जिंदगी मैं जीता हूं, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ये कहते हैं, अभी यहाँ का मैं नाम नहीं बताता, आपके यहाँ से कोई 4000 करोड़ का मालिक है, वो जाता है अपने बच्चे को लेके, उसको लेके कि डॉक्टर साहब आपसे काउंसलिंग करानी है, वो मोटी फीस देता है, और जब मेरी जिंदगी को महसूस करता है, जब वो देखता है और जब उसके बच्चे का जो ट्रैक है उसको समझता है, तो ये कहता है डॉक्टर साहब कोई काम नहीं रुपयांता, सब बेकार की चीज है, अगर औलाद कामयाब नहीं तो कुछ नहीं है, आप तो जी भगवान ने तो कह के दे रखा है, आप तो बहुत ब्लेसिंग। फिर मरने की चाहिए भाई, अगर प्यार प्रेम सुख शांति हेल्थ और सब कुछ है, और मैं किस चीज के, जब आदमी पैसा कमा के आखिर महीने चीजा पे खर्च करना तो घर में क्यों कमाऊं भाई? और लोग कमा लिए तो मैंने पैसा कमा लिया, भूखा थोड़ी मर देंगे यार। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, समाज अगर आपके साथ है, अगर आप समाज के लिए काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होगी, और बैठ के चर्चा की जा सकती है। मैं नहीं कहता कि मेरी प्लानिंग बेस्ट है, मैं नहीं कहता कि इसी रास्ते पे चलना है, मैं ये कहता हूं आपके बच्चे के पास अलग से टैलेंट है, उसको कोई नहीं नकार सकता, उस टैलेंट को एग्जैक्टली बता सकता हूं, उसको कोई नहीं नकार सकता। आपके बच्चे को ट्रेनिंग क्या देनी चाहिए और कैसा एक्सपोजर होना चाहिए वो मैं बता सकता हूं, उसको कोई नहीं नकार सकता। उससे वो पैसा कमा सकता है ये भी कोई नहीं नकार सकता। अब आप वो मॉडल पैसे का बनाते हो सिर्फ अपने बच्चे के लिए या गांव के लिए बनाते हो, जो मैंने बोला है ये आपके ऊपर है। भाई आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लो ना। मैंने आपको गिलास दिया, आप इसमें लस्सी डालते हो, दूध डालते हो, पानी डालते हो, आपकी सिरदर्दी है, मेरा कोई मतलब नहीं। मैंने तो बता दिया जो गिलास है इसमें 250 ग्राम सामान आ जाए, कुछ डालो, चाहे मेरे अंदर रेत डालो, समझे ना? मैं तो आपको हथियार दे दूंगा। इसका यूज किस तरह करते हैं, हाँ क्या चीज, बिल्कुल ठीक बात। मैं आपको हथियार दे दूंगा, उस हथियार का इस्तेमाल आप अपने गांव के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए क्या करते हो ये आपको देखना है। एजुकेशन का हथियार, उसका यूज करते हो, उसका मिस यूज करते हो, यूज करते हो, तो वो ट्रेनिंग मैं देता हूँ यूथ को। उसके ऊपर कुछ जानना चाहते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, तो वो ट्रेनिंग का ही बस मोटे तौर पे ये जानकारी दे दिए डॉक्टर साहब। उस ट्रेनिंग देने के लिए कोई गांव अगर आपको बुलाना चाहे तो उसकी क्या फीस, क्या शर्तें हैं ट्रेनिंग के लिए या मीटिंग के लिए, कुछ बताए आप। अपने को जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे गांव से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे अगर आप अपनी गांव के अंदर अगर कोई मीटिंग रखना चाहते हैं तो उसकी 2 ही शर्तें होती हैं। एक, गर्म पानी पीने को मिल जाए अपने को टाइम पे, और दूसरा साउंड सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो ताकि लोगों को बात साफ से सुन जाए। और इसके अलावा अपन ना कोई पर्चा, ना कोई बैनर, ना कोई नाम, ना कोई क्रेडिट, कुछ नहीं चाहिए। आप गाम राम आ जाओ, इकट्ठा होकर बात कर लो, बढ़िया लागे आगे बढ़ लागे, नहीं लागे मैं अपना राज्य था, हम अपना राज्य।
और जो यूथ है, सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर जो सबसे बड़ा काम है, जो सबसे बड़ा काम है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो है लोगों की सोच पे काम करना। सोच बदलना इतना आसान नहीं है। जिनको पिछले 30 सालों से प्लान करके सामाजिक सोच को खराब किया गया है, उसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लो शुरू में 200 लोग आए फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद हमें जो रह गए गांव के लोग, उनसे मिलने फिर आएंगे, हम हर आदमी से बात करेंगे। आप इन वीडियोस को देख के पूरी बात को भी समझ सकते हैं, तो आपकी सोच वैसे ही बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। मेरे बिना गांव में आए आप मुझसे ट्रेनिंग मांग लो, अपना नाम, अपने गांव का नाम, और उसमें नीचे लिख दो मुझे अपने गांव के लिए वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग लेनी है। आपको वो ट्रेनिंग मैं आपकी ईमेल पे भेज दूंगा। ठीक है। आप वो ट्रेनिंग शुरू करो। बेसिक ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको ऑनलाइन। फाइनल ट्रेनिंग जो होगी, बेसिक ट्रेनिंग को जो बच्चा कर लेगा, जिसके वो बात समझ में आएगी, मेरा सुझाव ये रहता है आप सारे शुरू करो उसको सुनना। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, बेरोजगार हो, सारे सुनो, क्योंकि वो बच्चों के लिए है। तो वो अगर आपके गांव के काम नहीं आएगी तो आपके पर्सनल काम आएगी, वो आपके बच्चे के साथ आपका रिश्ता बनाएगी, वो आपके परिवार को समझने में मदद करेगी, वो आपके समाज को समझने में मदद करेगी। तो सारे जन उसको सुनो। जिसको उसके इस्तेमाल करने का जी कर रहा हो, वो मेरे को उसके नोट्स बना के भेज दो। उसको जो समझ में आए वो बता दो कि मेरा यह समझ में आई बात और या नहीं आई समझ में आई, और वो आप करते जाओ उसको कंटिन्यू। जब आप बेसिक ट्रेनिंग कर लोगे तो फाइनल ट्रेनिंग मैं अपनी रेजिडेंशियल अपनी जगह पे करता हूँ जहां मुझे करना होता है। ठीक है। मतलब कहीं पे हम इकट्ठे रहते हैं, पूरे इंडिया से जितना बेसिक कर रखी हो सबको एक ही दिन बुलाते हैं और सारे 20, 30, 50 लोग इकट्ठे होकर के फिर एक ट्रेनिंग वहां करते हैं। अच्छा। उस फाइनल ट्रेनिंग में हर गांव की प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन, उनके ऊपर डिस्कशन, सारा कुछ होता है और उनको ये बताते हैं कि तो रिसोर्स पर्सन तैयार करते हो आप एक तरह से? वो ही सब, मतलब मैं अपनी कॉपी तैयार कर देता हूँ एक तरह से। समझ गया। रिसोर्स हाँ, पर्सन हो बस वो जा करके आके अपने गांव में स्टार्ट कर ट्रेनिंग दे। हाँ, मेरा जो काम है भाई, मेरा नहीं ट्रेनिंग नहीं, सारा ही काम समझ में आ जाता है उनको कि भाई अच्छा। एक आदमी गांव में अनपढ़ बैठा हुआ है तो मैं उनको ये बताता हूँ कि तुम अपने गांव में उस अनपढ़ आदमी का इस्तेमाल समाज के लिए कैसे कर सकते हो। एक आदमी इलेक्ट्रिशियन है कुछ है तो उसको कैसे यूज करना है। तो आप मान लो एक गांव से एक लड़का गया आपकी फाइनल ट्रेनिंग जी, उसको गांव में और 1 से 10 तो तैयार करने पड़ेंगे ना। बड़ा जब हम गांव अकेला तो नहीं कर सकता ना। जब हम गांव को आके करेंगे ना, जब हम पूरे गांव को तैयार करते हैं, छोटे से गांव में 1001 की जनसंख्या जिस गांव में होती है ना, वहां से भी 20-20 बालक निकल आते हैं। अच्छा। और तो खुद निकल आते हैं अपने आप ही, मतलब वो 100 बच्चे नाम लिखवाते हैं अपना, सारे लिखवा देते हैं हम भी करांगे, लेकिन फाइनल लेवल तक पहुंचने में वो कम होते जाते हैं। तो 10%, 1% लोग चले जाते हैं। तो वो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने इतने हो जाते हैं। अपनी टीम की जो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आज तक की बताता हूं कि मेरी टीम का एक भी बच्चा, क्योंकि फाइनल लेवल तक पहुंचने के लिए ही वो बेसिक वाला जो कंडीशन है वो ऐसी है कि वहां तक निकम्मा आदमी या जिसका समझ नहीं है वो जावा ही को नहीं, मतलब ये आदमी जावा ही नहीं। तो मेरे को फाइनल ट्रेनिंग में वही बच्चे मिलते हैं जो समाज के हीरे बच्चे होते हैं। वो बच्चे हो सकता है पहले रिजेक्टेड थे, क्योंकि मेरी टीम से के बच्चों को बहुत पहले, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट मुझे मतलब लिटरली सच्ची में बता रहा हूँ देवता के तौर पे मानते हैं। वो मुझे ये बताते हैं कि ये बच्चा हमारा शाम को 6 बजते ही दारू पिया करता, रात में 1-1 बजे बढ़ा करता, इसने नहीं समझ में आया कुछ भी। मेरे अपने YouTube चैनल पे नीचे एक वीडियो है बीर सिंह के साथ और वीरेंद्र सिंह के साथ में और विजयपाल जी के साथ, जिसमें उस बंदे का भी जिक्र है जिसने अपनी दारू छोड़ दी थी जब हम गाँव में उसके करने गए थे। और उन बच्चों का भी जिक्र है कहीं ना कहीं, मतलब मेरी किसी ना किसी वीडियो में, जिन्होंने ये बताया है कि हमारे बालक 7 बजे घर आ जाए, अब कोई शिकायत नहीं है, बच्चे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं पूरा गांव उनको। अब जो बच्चे अपनी टीम के जो बच्चे हैं, और वो बच्चे ना दारू पीते, ना किसी लड़की की तरफ देखते, ना किसी गलत काम में एंगेज होते। अब उनको ये मालूम है कि अब हम इस तरह से गांव के लिए काम करने वाले हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता, क्योंकि हम ताजपुर में तो हम 2nd स्टेज में एंटर भी कर गए थे ताजपुर गांव के अंदर। 2nd स्टेज मतलब? पहली स्टेज में तो होता है, पहली स्टेज होती है उन बच्चों को तैयार करना। ठीक है। मतलब फाइनल लेवल जो फाइनल ट्रेनिंग है, ये पहली स्टेज है। ठीक है जी। दूसरी स्टेज इस ट्रेनिंग करने के बाद गांव में आके काम करके बच्चों की काउंसलिंग करना। तो ताजपुर में तो हमने 350 बच्चों की काउंसलिंग भी कर चुके थे। और वो सबसे हम शुरुआत करते हैं सबसे गरीब आदमी से। हमारी जो टीम की सबसे बड़ी खासियत होती है
कि सबसे गरीब आदमी से शुरू करेंगे। अगर उसके समझ में आ गई तो या जो बड़ी क्लास है इसका तो समझ में आ ही जाओगी पिछाड़े का। तो फिर हम उसको ये कहते हैं कि अगर तुमको फ्री में चाहिए अगर ये सर्विस हमारी, तो सरकारी स्कूल में दाखिला कराओ अपने बालक का, और अगर प्राइवेट में पढ़ाने हैं तो जी बोड़ो तब। और इसके अंदर क्या है कि मान लो जब उन बच्चों की काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग के बाद में मतलब सारा ये सिस्टम तैयार करके कि उनकी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट वहीं पे करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूजिक के भी बहुत सारे वो हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, ये हो गया, मतलब आप बजाने का, वोकल, फिर खेल भी बहुत सारे हैं। हाँ। फिर उनके लिए कोच भी चाहिए। और मान लो आपके एक गांव में स्टार्ट हो गया, आपके गांव में मान लो म्यूजिक स्टार्ट हो गया, गेम भी स्टार्ट हो गया, आर्ट भी स्टार्ट हो गई, कुकिंग भी स्टार्ट हो गई, तो दूसरी चीजें स्टार्ट हो गई, तो जो पड़ोस के गांव को स्टार्ट करना है उस टाइम पे कोच की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मानता हूँ कोच तैयार हो गया वहां। यानी एक गांव में जितना भी टैलेंट तैयार होगा वो अगले गांव को उसका टीचर चाहिए, फिर वो अगले गांव को चाहिए, तो कितने ही चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो फिर वो तो दूसरे गांव में भी निकलेंगे। सारे एक जगह नहीं हो सकता ना, सारा कुछ एक तरह से एक साथ थोड़ी ना होगा ना। अच्छा, कुछ गांव में कारपेंटर ज्यादा होंगे, कुछ गांव में कोच ज्यादा होंगे। ठीक ठीक ठीक। और एक आदमी के पास एक स्किल नहीं होती ना। जो सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप इस ट्रेनिंग को जब आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी के पास कम से कम 20 स्किल होती हैं। तो वो एक स्किल पे उसको डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो मेरे शरीर में, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे शरीर में अगर शरीर की ऊर्जा है तो शरीर की ऊर्जा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। वो खेत में मेहनत का काम करने में इस्तेमाल हो सकती है, वो दौड़ में इस्तेमाल हो सकती है, स्विमिंग में इस्तेमाल हो सकती है, कुश्ती में इस्तेमाल हो सकती है, वो रिक्शा चलाने में इस्तेमाल हो सकती है, वो खेल या किसी बॉक्सिंग या मतलब वो एक ही तरह की ऊर्जा को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको गिलास का इस्तेमाल का एग्जांपल बताया था, ऐसे ही किसी के पास विजुअल इंटेलिजेंस हाई है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर होगा, बहुत अच्छा वीडियोग्राफर होगा, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, बहुत अच्छा ज्योग्राफी में होगा, बहुत अच्छा फिजिक्स में होगा, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट होगा, बहुत अच्छा मतलब उसके भी बहुत सारे वो टैलेंट्स हैं उसके पास भी। यानी उसे एक चीज को ग्रो करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, तो उसको खाली रहने का और बेरोजगार रहने का और दुखी रहने का कोई कारण नहीं बचता है। तो वो अपने 24 के 24 घंटे हैप्पीनेस में और परम आनंद में काट सकता है। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपका बच्चा खाली नहीं बैठेगा, मोबाइल पर नहीं चिपकेगा, कार्टून नहीं देखेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा और कहीं पे भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी उसकी खासियत है। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि हम गांव में ही सारी चीजें पैदा कर सकते हैं, सभी रोजगार गांव में पैदा कर सकते हैं और गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सकता, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। परंतु इसके लिए गांव वालों को अगर इस चीज की ट्रेनिंग लेनी है, जानकारी लेनी है, आपको बुलाना है, तो उसके लिए आपकी क्या करना है मतलब? हाँ, और क्या कोई वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोई शर्त कोई नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आप पहले भी ट्रेनिंग ले सकते हो, वहां अपने गांव में मीटिंग अरेंज करो, वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि आप पूरे गांव जब तक नहीं समझा लेते तब तक बात नहीं बनेगी। तो सोच पे काम करके हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, जितना यूथ है अपना, और जिस यूथ को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा समाज के लिए और मैं क्या करूं, मान लो वो किसी रोजगार के ही इंतजार में है, तो उसे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, तो वो ट्रेनिंग ले ले, उसको समझ में आ जाएगा क्या करूं। मेरी काउंसलिंग के बिना, मेरी से काउंसलिंग लोगे तो मोटी फीस देनी पड़ेगी, तो आप ट्रेनिंग लेके अपने लिए इस्तेमाल कर लो खुद के लिए। अगर वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लगे कि इसका इस्तेमाल मेरे गांव का लिए होना चाहिए, आप अपने लिए लग लो, अपने बच्चे के लिए ले लो, अपने परिवार के लिए ले लो। अगर आपको वो समझ में आ जाए तो अपने गांव के लिए इस्तेमाल करने के लिए फाइनल ट्रेनिंग में आ जाओ। फाइनल ट्रेनिंग में सिर्फ वो बच्चे अलाउड होंगे जिन्होंने समाज के लिए काम करना है। अगर किसी को अपने पर्सनल फायदे के लिए चाहिए तो उसकी 10.5 लाख रुपए फीस है। अच्छा, पर्सनल फायदे के लिए, बिजनेस के लिए मैं नहीं दूंगा। अगर किसी को अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए आना चाहिए तो 1.25 लाख रुपए फीस है। अच्छा, तो 10.5 लाख किस चीज की? ट्रेनिंग के। ये ट्रेनिंग जो है ये 10.5 लाख मेरी ये फ्रेंचाइजी को देता हूं मैं ये ट्रेनिंग। मेरी पूरे इंडिया में 63 फ्रेंचाइजी हैं 7 स्टेटों के अंदर। गांव के बच्चों के लिए सामूहिक, उसके लिए कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मतलब इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आपको नहीं आना है, मैं उसके लिए आपको फीस लगेगी। आप अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हो, उसकी मैं कोई फीस नहीं लेता।
क्योंकि असली चीज समझ में आएगी फाइनल ट्रेनिंग के बाद। ठीक। हालांकि बेसिक चीज में भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ, नॉट एवरीथिंग, लेकिन बहुत कुछ। तो फाइनल ट्रेनिंग जो है या तो मैं फ्रेंचाइजी को दूंगा या मैं उन बच्चों को दूंगा जिन बच्चों को मेरी गांव के अंदर जो अपने गांव के लिए करना चाहते हैं, जो समाज के लिए करना चाहते हैं। इसमें एक और चीज ऐड होती है, जब वो गांव के लिए करते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक अच्छे काउंसलर हो जाते हैं, वो मेरी कॉपी बन जाते हैं। तो जब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेरा को काम चल रहा होता है तो वहां मैं उनको पे भी करता हूं। तो ऐसा नहीं होता कि, लेकिन मेरे पास ट्रेनिंग पेमेंट लेने के लिए मत आना, सिर्फ इसलिए आना कि आपको अपने गांव के लिए काम करना है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं ये सोचकर बिल्कुल नहीं आना, ये ध्यान रखिएगा। अगर पैसे के लालच में मेरे साथ जुड़ते हो या अपने लालच में जुड़ते हो तो आप हमें जो बहुत जल्दी छोड़कर भाग जाओगे, फिर बहुत परेशान हो जाओगे। तो आपके साथ अगर जुड़ना तो ये समझ के जुड़ना है कि हमें समाज के लिए सोशल कॉज कुछ करना है, बस। ठीक, अपने गांव के लिए कुछ करना है। हाँ, किसी को पर्सनल फायदा चाहिए और पर्सनल अपने लिए मिलना है तो फीस दो, अपॉइंटमेंट लो और मिलो, लेकिन समाज के लिए मैं आऊंगा आपके पास। अगर आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो तो मैं आऊंगा, पर्सनल के लिए चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। दिस इज द ओनली कंडीशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, आज भी इस समाज में जब लोग कहते हैं कि भाई पूरा समाज स्वार्थी हो गया है, आज भी चंद लोग, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगा, परंतु कुछ लोग, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जैसे कुछ लोग बचे हुए हैं जो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है। इन्होंने अपनी सारी जीवन इन्होंने कह दिया कि मैंने समाज के लिए दे रखा है। तो ऐसे लोगों की जरूरत भी है और ऐसे लोगों के तानियों समाज चाल भी रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं देवेंद्र बलारा जी का धन्यवाद करता हूं कि समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप भी, हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल देंगे, इनके नंबर पे कॉल करके इनसे सलाह ले सकते हैं। कॉल, अच्छा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल उठा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। व्हाट्सएप करके इनसे टाइम ले सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और जब भी आपको इनकी सेवाओं की जरूरत हो, आधी रात को भी डॉक्टर देवेंद्र बलारा आपके लिए हाजिर रहते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इनकी आवाज़ समाज के आखिरी आदमी तक पहुंच सके, गांव के हर आदमी तक पहुंच सके, जिससे हमारे देश का, गांव का, समाज का भला हो सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।